क्या महाभारत और रामायण के टाइम पर भी वास्तु होता था? नवनीत जी, पहले ना वास्तु को समझना जरूरी है। वास्तु तब से एग्जिस्ट कर रहा है जब से ह्यूमन बीइंग इस पृथ्वी पे है। वास्तु की वो साइंस जो कि एक्चुअल में बनावट को समझने की साइंस है। और रही बात रामायण और महाभारत की, ऐसा माना जाता है कि रावण की जो लंका थी ना, वो इतनी वास्तु प्रूफ थी कि जब तक उसको भेदा नहीं जा सकता तब तक रावण को मारना असंभव था। एक घर के अंदर कोई इंसान अगर बार बार बीमार पड़ रहा है या घर में लोग ज्यादातर बीमार रह रहे हैं, तो क्या उसका संबंध वास्तु से है या एस्ट्रो से है? एस्ट्रोलॉजी अलाउ करती है तो वास्तु खराब है। अब घर में दवा रखने की भी कोई जगह होती है क्या? जी हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके माध्यम से एक व्यूअर्स को ये समझना बहुत जरूरी है कि लोग अक्सर मेजर गलती क्या करते हैं कि जो उनकी बीपी की, शुगर की या जो भी मेडिसिन है वो अपने बेड के आसपास कहीं रखते हैं। तो जो चीज आप सर के साथ रख करके सो रहे हैं ना, वो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। मंदिर वास्तविकता में घर के अंदर तभी बनाना चाहिए अगर आप नियमित रूप से, जिस तरह से आप खुद स्नान करते हैं, खुद खाना खाते हैं, उस तरह से भगवान को भी अगर स्नान करा सके, उनको भोग लगा सके, तो आइडियली मंदिर तब घर के अंदर बनाना चाहिए। आज का पॉडकास्ट भाई साहब उन सभी लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। मतलब मैंने सबको एक साथ टारगेट कर दिया है। अब मैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ, गेस्ट के साथ जब बैठा था और बहुत सारी बातें कर रहा था, तो मेरे खुद के दिमाग के बहुत सारे जाले साफ हो गए। हमारे आज के गेस्ट हैं सारथी साहिल जैन। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। और जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि सोसाइटी में बहुत सारे लोगों ने इस चीज को लेकर, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी को लेकर इतनी सारी बातें करी हैं, जी हाँ, कि कुछ गड़बड़ हो गई है मार्केट में। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको हम लोग ठीक करें। जी हाँ, और उसी को लेकर मैं चाहता हूँ कि आज हम इस पॉडकास्ट में बात करें। जी बिल्कुल नवनीत। तो सबसे पहले बताइए, जम्मू से आप जब इस तरफ की आबो हवा में आते हैं, दिल्ली, इंदौर, तो कैसा लगता है आपको? देखिए, जम्मू की अगर हम बात करेंगे, आई एम ब्लेस्ड कि मैं जम्मू कश्मीर की भूमि पे जन्म लिया और वहाँ का क्लाइमेट जो है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। बट स्टिल दिल्ली दिल वालों की है। और दिल्ली में आकर के मैंने अपने बिजनेस एस्पेक्ट को, जितना भी मेरी कोचिंग इंडस्ट्री जितनी भी रही, मैं वर्ल्ड साइंसेस को, मेरी शुरुआत जो है वो दिल्ली में ही हुई। पोस्ट कोविड सिचुएशंस जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफर हो गई, सारे कोर्सेज ऑनलाइन होने शुरू हो गए। उससे पहले सारे कोर्सेज जो थे ऑफलाइन दिल्ली में ही होते थे। आज भी होते हैं, हर महीने होते हैं, बट यस, क्लाइमेट डिफरेंस इज देयर। जी, कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है। इनफैक्ट अभी हम कुछ देर पहले ही बात करें जम्मू और कश्मीर की सीनिक ब्यूटी में क्या डिफरेंस है, लेकिन लाइफ की ब्यूटी भी बड़ी डिफरेंट है। और अगर उसको और बेहतर करना है तो कैसे वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इसमें बेहतर रोल ऐड करते हैं, यही आज हम बात करने वाले हैं। सबसे सर पहले जब हम लोग बात करते हैं लाइफ की 3 सबसे नेसेसरी चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान। जी हाँ। तो मकान से शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो वास्तु से शुरू करते हैं। बिल्कुल। क्या महाभारत और रामायण के टाइम पर भी वास्तु होता था? नवनीत जी, पहले ना वास्तु को समझना जरूरी है। ठीक है। वास्तु, आपका क्वेश्चन ये है कि महाभारत और रामायण के समय था। वास्तु तब से एग्जिस्ट कर रहा है जब से ह्यूमन बीइंग इस पृथ्वी पे है। वास्तु इज द साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है। तो आर्किटेक्चर, सबसे पहले हमें ह्यूमन बॉडी को समझना जरूरी है। इस ईश्वर ने जो देह बनाई, बॉडी बनाई है, इसका हर एक ऑर्गन ना अपनी जगह बिल्कुल फिट है। ठीक। और घर को उसकी राइट स्पेस पे क्या क्या चीजें हो उसको फिट करना इस वास्तु। जिस तरीके से ईश्वर ने हमारी बॉडी के अंदर हर एक ऑर्गन को स्पेसिफाइड तरीके से, उसकी क्या फंक्शनिंग है, उसकी क्या राइट प्लेसमेंट्स हैं, उसको डिजाइन किया गया है। यानी कि वास और तू, रहने लायक स्थान, आपकी आत्मा का स्थान, आपका ये शरीर, ठीक है, जो कि परमात्मा ने रहने लायक बनाया कि आप अच्छे से बोल पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, बात कर पाते हैं, चल पाते हैं, कर्म कर पाते हैं। ठीक उस तरह से वास्तु की वो साइंस जो कि एक्चुअल में बनावट को समझने की साइंस है। और रही बात रामायण और महाभारत की, ऐसा माना जाता है कि रावण की जो लंका थी ना, वो इतनी वास्तु प्रूफ थी कि जब तक उसको भेदा नहीं जा सकता तब तक रावण को मारना असंभव था। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी ने जब जाकर के लंका दहन किया था, उसके बाद से वास्तु भंग हुआ था, जिसके कारण से फिर रावण को मारना संभव हो पाया था। ओह सुपर, एक नई ट्रिविया हमारे हाथ लगी है। सो लोग कहते हैं वास्तु का पता नहीं था तब भी तो लोग हंसी खुशी रह रहे थे, तो फिर वास्तु के ऊपर इतना पैसा खर्च करना क्या जरूरी है? देखिए, जो वास्तु साइंस है, जैसे कि मैंने बताया, ये आबो हवा की साइंस है। साइंस ऑफ आर्किटेक्चर में पहले क्या था, क्योंकि जब पुराना समय था, हमारे पास लाइट के रिसोर्सेज बहुत कम थे, हवा के रिसोर्सेज बहुत कम थे। ठीक।
तो पहले की जितनी भी बिल्डिंग्स थी उनका आर्किटेक्चर में अगर आज पुरानी सिटीज में चले जाएं, एक कॉमन चीज आपको मिलेगी, एक किसी भी घर के अंदर विंडोज मैक्सिमम मिलेंगी और वेंटिलेशन का और लाइट का पूरा ध्यान जो है वो रखा जाता था। ठीक। पुराने समय में वास्तु को ध्यान में रखती हुई बेसिक चीजें ये थी कि एक लाइट और एयर ये प्रॉपर से एक जगह पे सर्कुलेट होते रहे ताकि एनर्जीज ब्लॉकेजेस ना हो। ठीक। एक रील बड़ी पॉपुलर हो रही है मार्केट में जो थोड़ा सा एक मिथ क्रिएट कर रही है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट सीट है तो आपको कैंसर देता है। लोग बड़े डरे हुए हैं इस चीज को देखकर। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उसको सही तरीके से लोगों के सामने लेकर आए। नवनीत जी देखिए, ऐसा है कि टॉयलेट सीट की अगर हम बात करें, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि एक घर का एक अनिवार्य हिस्सा है। पहली बात तो ये ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे वास्तु पुरुष का सर का हिस्सा जो है वो बताया गया जी। टॉयलेट सीट का वहां होना आइडल है, ये तो पॉसिबल नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि टॉयलेट सीट वहां पे आइडल है, बट स्टिल क्या वो टॉयलेट सीट कैंसर देगी, ये कहना बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की ही केवल अगर हम बात कर ले 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है। ठीक बात। तो कितने ही घर ऐसे होंगे जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगी, तो क्या हर घर के अंदर कैंसर हो गया? और मोर ओवर एक घर के अंदर मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और कैंसर हो भी गया, तो क्या घर के सभी सदस्यों को हो गया? ऐसा संभव नहीं है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी भी चीज से डरना नहीं है, क्योंकि टॉयलेट सीट कैंसर देगा या नहीं देगा, बट एक नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सीड जो आपके दिमाग के अंदर जन्म ले गया कि मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और घर में किसी को कैंसर हो सकता है, तो आपने तो अपने ब्रह्मा जी को, अपने ब्रह्मांड को वो मैसेज दे दिया कि ये चीज ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो इस चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एस्ट्रोलॉजिकल अगर कोई कॉम्बिनेशन अलाउ नहीं करते तो वो टॉयलेट सीट घर के किसी भी हिस्से में से कैंसर दे सकती है। हम ये नहीं कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो ही कैंसर होगा, क्योंकि टॉयलेट और कैंसर का आपस में कोई लेना देना डायरेक्टली नहीं है। नहीं। कैंसर की अवस्था के अंदर जो हमारे शरीर के अंदर 5 तरह के WBCs होते हैं, वो एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। तो भ्रमित हो जाते हैं जब हमारी बॉडी के सेल्स, तो ये अवस्था क्रिएट होती है। बट इसको कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। प्रोबेबिलिटी एस्पेक्ट में देखेंगे, हो सकता है 2-4 घरों के अंदर ऐसी केस स्टडीज मिले, बट ये फैक्ट नहीं है। ठीक है, पर अगर नॉर्थ ईस्ट में फिर भी अगर टॉयलेट सीट है, क्या रेमेडी है? अब आप इसको समझिए कि मैंने जैसे कहा कि वो वास्तु पुरुष का सर का हिस्सा है। सर के हिस्से में अगर भार आ जाए तो एक आदमी क्या बोलेगा हमेशा कि मेरे को ना दिमाग में हमेशा बोझ महसूस होता है। टॉयलेट सीट आ जाए और वो साफ सुथरी ना हो तो दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार, दिमाग के अंदर परेशानियां आना, ये चीजें जो है वो जन्म ले सकती है। और पहला नियम क्या बताया कि अगर आप एक अच्छे कंसल्टेंट से उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं तो करवाइए। अगर नया घर है, अवॉइड कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। टॉयलेट सीट नॉर्थ ईस्ट में जनरली अवॉइड की जाती है। ठीक है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो कैंसर ही देगी। हाँ, और दूसरी बात ये कि अगर आप कुछ नियमों का जरूर पालन कीजिए, जैसे मैंने कहा हमेशा साफ रखें, स्वच्छ रखें, वहां पे बदबू बिल्कुल भी ना आए, बैक्टीरिया ना जन्म ले, ये बेसिक चीजों का ध्यान अगर रख लेते हैं तो कोई भी ऐसी बात। ग्रेट। अच्छा, एक मिथ और मार्केट में चल रहा है कि अगर आपका घर कॉर्नर का है तो 10 साल के अंदर आपका घर खत्म हो जाएगा, आपके परिवार के सारे लोग खत्म हो जाएंगे। नवनीत जी, बहुत डिप्रेशन लेके आ रहे लोगों। नवनीत जी, हमारे एशिया का सबसे महंगा घर कौन सा है? कॉर्नर का। सबसे महंगा घर मुकेश अंबानी जी का जी, और वो कॉर्नर प्लॉट है। यस। और साउथ वेस्ट में ही उसके जो है वो ढलान भी जाती है। यस। तो क्या उनके घर में ऐसी कोई समस्याएं दिख रही हैं आपको? नहीं। तो ये मिथ जो है ना, इससे परे रहें तो ज्यादा अच्छा है। कॉर्नर प्लॉट या प्रॉब्लम अगर किसी भी प्लॉट में आनी है, चाहे वो कॉर्नर में है, चाहे वो सेंटर में है, चाहे वो ईस्ट फेसिंग है, तो प्रॉब्लम एक व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड्स पे फेस करनी पड़ती है। क्योंकि इन सभी ऑकल्ट साइंसेस की जो जननी है वो प्लैनेट्स की साइंस है। तो अगर प्लैनेटरी एस्पेक्ट सपोर्ट में नहीं होगा तो आपको मैं स्वर्ग भी दे दूंगा ना, वहां पे भी आप पेन पाएंगे। और अगर प्लैनेटरी एस्पेक्ट आपके 100% सपोर्ट में है तो आप कहीं पर भी बैठ जाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ये बिल्कुल सही बात कही आपने। ये बहुत बड़ा एक मिथ जो है आज सर ने हमारे साथ क्लियर किया है। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग सिर्फ वास्तु जानते हैं, कुछ लोग सिर्फ एस्ट्रो जानते हैं, कुछ सिर्फ न्यूमरो के ऊपर बात करते हैं। आप इन तीनों चीज़ों के ज्ञाता हैं। जब आप किसी कंसल्टेंट से मिलते हैं, वो आपसे जब आप आके अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स शेयर करता है या उसको ठीक कराना चाहता है, तो आप इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके उसको हेल्प करते हैं। जी हाँ, नवनीत जी देखिए, ये तीनों साइंसेस डिफरेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, पर इंटरलिंक्ड हैं। हाँ, जैसे कि हम बात करते हैं ज्योतिष की। ज्योतिष इज अ साइंस ऑफ प्लैनेटरी स्टडी।
जब हम उस ब्रह्मांड को, उस यूनिवर्स को, सोलर सिस्टम को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, दैट इज अ साइंस जहां पे हम 9 प्लैनेट्स को समझते हैं। 9 प्लैनेट्स यानी कि आपकी कुंडली, जो कि एक जीपीएस का काम करती है। जैसे कि अब आप यहाँ तक पहुंचे तो आपको जीपीएस का सहारा क्या करता है कि आपकी डेस्टिनेशन जो है वो फिक्स है, बट बेस्ट पॉसिबल वे में आप इजीएस्ट अर्लीस्ट कैसे पहुंच जाए वो हेल्प करती है। ठीक है। यही काम एस्ट्रोलॉजी का है कि फिक्स्ड डेस्टिनी को बदला नहीं जा सकता जी, बट वेरिएबल पार्ट को जो है वो चेंज किया जा सकता है। ये एस्ट्रोलॉजी रोल प्ले करती है। तो अगर एस्ट्रोलॉजिकली एक पर्सन की लाइफ के अंदर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो क्या हम घर के अंदर कुछ चेंजेस करके उसको बेटर वे में, हाँ, तो ये हेल्प करती है एस्ट्रोलॉजी वास्तु को भी समझने में, जिसको एस्ट्रो वास्तु कहा जाता है, जहां पर ज्योतिष के आधार पर, जैसे अभी हम कैंसर की बात कर रहे थे, तो जिसको एस्ट्रोलॉजिकली कैंसर लिखा होगा उसी व्यक्ति को होगा, अदरवाइज दूसरे को नहीं होगा। इंटरलिंक्ड है। अदरवाइज एक ही घर में रह रहे लोगों को सेम सी प्रॉब्लम आनी चाहिए, नहीं आती। इसका मतलब क्या है कि एस्ट्रोलॉजिकली सबको अलग अलग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और जहां तक रही बात नंबर्स की, फ्रीक्वेंसीज की, न्यूमरोलॉजी की, यस, हम अपनी लाइफ के अंदर ना हर एक टाइम जो है ना अल्फाबेट्स और नंबर्स के अंदर घिरे हुए हैं। आपका नाम नवनीत जी है, मैं आपको नवनीत जी कह करके संबोधित कर रहा हूँ। मुझे आपसे बात करनी है तो आपका मोबाइल नंबर चाहिए, मुझे आपके घर तक आना है तो आपके घर का पता चाहिए। तो आपकी पूरी आइडेंटिटी नाम और नंबर्स में छुपी हुई है। तो फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो काम करती हैं, जिनको मैं अपनी भाषा में इसको स्पंदन की साइंस कहता हूँ, यानी कि साइंस ऑफ वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशंस हमारी जिंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं जी। और ये इंटरलिंक्ड इसलिए है क्योंकि जब हम वास्तु की बात कर रहे थे, उसी वास्तु पुरुष मंडल में 8 प्लैनेट्स के स्पॉट्स जो हैं वो वैसे डिफाइंड है, एंड 9th खुद ब्रह्मा जी जो कि केतु के स्वरूप में वहां विद्यमान होते हैं। और जब हम एक घर की बात कर रहे हैं तो घर के नंबर की बात करते हैं, और हम हर एक सेकंड ना अल्फाबेट्स और नंबर्स को साथ लेकर के चल रहे हैं जी। तो इसीलिए सारे वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं बहुत काम करते हैं। हर एक चीज इंटरलिंक्ड है, हर एक चीज का अपनी अपनी जिंदगी में अपने अपने तरीके से अलग अलग रोल जो है वो प्ले करता है। ग्रेट। अच्छा, मैरिड लाइफ में लेकिन क्या कुछ कलर्स काम करते हैं? यस, डेफिनेटली कलर्स का बहुत इम्पैक्ट जो है वो रहता है। ठीक है। क्योंकि हम अगेन ग्रहों की बात करते हैं तो हम स्टोन्स को यूज करते हैं जी। स्टोन्स किस लिए यूज किए जाते हैं? ताकि एक पर्टिकुलर प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कम है तो उसको पूरा किया जा सके। ओके। उसकी एनर्जीज अगर कम है तो उसको पूरा किया जा सके। जैसे कि उदाहरण के लिए लाल रंग जो होता है ना, वो आप देखेंगे इसको खतरे की निशानी की तरह बताया जाता है जी। और वही लाल रंग जब लाइटर टोन पे आ जाता है वही वार्मथ की निशानी होती है। तो जब न्यूली वेड कपल की अगर हम बात करते हैं, उनके अगर बेडरूम का इंटीरियर जिसमें पिंकिश टोन हो तो उनकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो बहुत अच्छी रहती है। तो ये क्यों? इसलिए क्योंकि वो फायर को रिप्रेजेंट करती है, और सेक्सुअल लाइफ के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कलर्स एक रोल प्ले करते हैं। जिसमें आप ग्रीन कलर को अगर देखते हैं जो कि नेचर का कलर है, ये हेल्प करता है एक पर्सनल ग्रोथ के लिए। तो बिजनेस की जब हम बात करते हैं वहां पे हमें ग्रोथ की जरूरत है, तो वहां पे ग्रीन कलर रोल प्ले करता है। ठीक है। हर एक कलर का अपने अपने घर के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल है, और ये डिसाइड किया जा सकता है कि पर्टिकुलर घर के अंदर बच्चों को कौन सा कलर रिक्वायर्ड है बच्चों के बेडरूम में। क्यों? क्योंकि अभी उनकी लर्निंग स्टेज है। इसके लिए उनके लिए स्पेसिफिक कलर जो है वो ग्रीन कलर बहुत अच्छा रहता है उनकी आगे ग्रोथ के लिए। कपल के बेडरूम के अंदर जो पिंकिश टोन है या वार्म व्हाइट कलर अगर है तो वो बहुत अच्छा जो है वो रहता है। और बुजुर्ग जब एक ऐसी स्थिति आती है जहां पे एक व्यक्ति को स्टेबिलिटी चाहिए, तो स्टेबिलिटी का जो कलर होता है वो होता है येलो कलर। तो येलो कलर एक व्यक्ति को लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हम ना केवल किसी का बिजनेस क्या है, किसी की एज कितनी है, और पर्टिकुलर अगर कोई ऑफिस को अगर डिजाइन कर रहे हैं तो किस चीज का काम है, उसको भी तत्वों के आधार पर और रंगों के आधार पर बाइफिकेट किया जाता है। ग्रेट। लेकिन अगर इसको इस तरह से देखा जाए कि एक घर के अंदर कोई इंसान अगर बार बार बीमार पड़ रहा है, या घर में लोग ज्यादातर बीमार रह रहे हैं, तो क्या उसका संबंध वास्तु से है या एस्ट्रो से है? एस्ट्रोलॉजी अलाउ करती है तो वास्तु खराब होता है। अच्छा। गुरुजी से जो सीखने को मिला वो ये कि जब आपका जन्म होता है, जिस घर के अंदर माँ प्रेग्नेंट होती है, बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उस घर के इम्बैलेंसेस उस घर के लोगों के ऊपर दिख रहे हैं, और वैसी सी बातें मदर को सुननी पड़ रही हैं। तो बच्चे ने माँ के गर्भ में क्या किया, हर उस भाव को अपने अंदर उतारा जो माँ फेस कर रही थी जी।
अब बच्चा जिस घर में जन्म लेता है उस घर का रेप्लिका जो है वो आपके हॉरोस्कोप में दिखता है। चंद्रमा की प्लेसमेंट ये बताएगी कि आपके घर में पानी का स्थान कहाँ है। अग्नि की प्लेसमेंट यानी कि मंगल की प्लेसमेंट ये बताएगी कि आपके घर में किचन कहाँ है। बृहस्पति की प्लेसमेंट ये बताएगी कि आपके घर का जो ड्राइंग रूम है कहाँ है। शुक्र की प्लेसमेंट ये बताएगी कि आपका बेडरूम जो है वो कहाँ पे है। तो हर एक प्लैनेट डिफाइन कर देता है एस्ट्रोलॉजिकली कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति का घर कैसा होगा। जो मेरे गुरुजी रहे आचार्य ओम प्रकाश जी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी महारत उस चीज पे थी कि एक कुंडली को देख करके पूरे घर का नक्शा बना देना। ओहो जी तो जैसे आपने कहा कि एक लेडी अगर जब प्रेग्नेंट होती है हाँ हाँ तो उसका बच्चा जो चीज सुनता है यस उससे उसकी कुंडली पर इम्पैक्ट पड़ता है। यस 100%। तो फिर ये भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन आना चाहिए फिर कि जब कोई लेडी कंसीव करती है तो उसको कौन सी चीजें अच्छी हैं जो सुननी चाहिए। यस सबसे पहली बात, एक लेडी को क्यों कहा जाता है कि उसको मैक्सिमम पैम्पर कीजिए। जिस वक्त वो प्रेग्नेंट है उसका कुछ भी खाने को मन करे फौरन दीजिए। जी आपने महाभारत के समय की वो कथा सुनी होगी जिस वक्त अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में चक्रव्यूह को भेजना सीखा। ठीक है। हर एक चीज जो माँ रिसीव कर रही है, वो जो कॉर्ड जुड़ी हुई है बच्चे के साथ, उस तक वो पहुंच रही है। माँ को अगर प्रेगनेंसी के टाइम ये बोल दिया जाए कि आप ये भार मत उठाओ, आप यू आर प्रेग्नेंट, तो वो कुंडली के अंदर बच्चे का मंगल जो है वो कमजोर होना दिखता शुरू हो जाएगा। और यही अगर आप मजदूरों के बच्चों को देखें जो प्रेगनेंसी के टाइम भी पूरा भार लेकर के काम कर रही हैं, उनका मंगल कमजोर नहीं होगा। कुंडली के अंदर मंगल कमजोर नहीं होगा मतलब उनको हेल्थ इश्यूज कभी नहीं आएंगे। आप समझ रहे हैं, ये एक मदर से कैरी हो रहा है उस बच्चे तक। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के टाइम अच्छी बातें को सुने, अपने आप में पॉजिटिव फील करें, कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स अपने सराउंडिंग में ना आने दें, ताकि वो जो सोल इस पृथ्वी पे आने वाली है उसके प्लैनेट्स की मैनिफेस्टेशन वहां से होनी शुरू हो रही है। और पहले 7 साल तक साइंस कहती है कि एक बच्चा भगवान का स्वरूप होता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चा जो देख रहा है, जो सीख रहा है, जो समझ रहा है, वो अपने भविष्य को वैसा बनाता चला जा रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जैसे घर के अंदर रहते हैं वैसी सी आपकी माइंडसेट हो जाएगा। अगर आपके आसपास क्लटर है तो आप हमेशा दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स को देखेंगे। और यही एक घर के अंदर देखेंगे, 2 भाई बहन है, एक का रूम बिल्कुल साफ सुथरा और दूसरे में क्लटर। जी। तो बच्चों का भविष्य भी यहाँ से बदलना शुरू हो जाता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है लोगों को घर फल जाता है। लोग कहते हैं कि उसको वो घर बड़ा फल गया है, अब उसको उस घर को कभी शिफ्ट नहीं करना चाहिए। किस तरह से चीजें होती हैं? हर एक एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हमने बहुत केस स्टडीज में ऐसा देखा कि कई बार किसी को घर जो है वो बहुत जल्दी फल जाता है। इसके पीछे की ग्राउंड्स जो हैं, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप एक नया घर चुनने जा रहे हैं, मान लीजिए आपकी एक नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, इसमें आप स्पेस लेना जा रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए कि आसपास का वातावरण कैसा है। ठीक है। अगर वहां पे ऐसे लोग हैं जो फ्लरिश कर रहे हैं लाइफ के अंदर, तो उधर की भूमि ही वैसी उपजाऊ हो जाती है। हाँ। भूमि ही वैसा रिजल्ट देना शुरू कर देती है। और कई बार ऐसा होता है कि लोग अक्सर क्या करते हैं कि कोई डील इसलिए मिल रही है कि कोई मजबूरी में है, उसे पैसे चाहिए और वो अपना घर बेच रहा है। तो आप समझ रहे हैं इसको कि वो मजबूरी में उस घर के अंदर रह करके आया। तो आपको उस घर को परचेज करने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि वो पर्सन इस घर को बेच रहा है। और सम टाइम किसी को घर जब फ्लरिश करता है, जब एक नई स्पेस में एंटर करते हैं, तो उस घर की एनर्जीज वैसी होती हैं जहां पर एक पर्सन बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। राइट, ठीक है। अब घर में दवा रखने की भी कोई जगह होती है क्या? जी हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके माध्यम से एक व्यूअर्स को ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज जो दवा रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, दवाई रखने के लिए, कि लोग अक्सर मेजर गलती क्या करते हैं कि जो उनकी बीपी की, शुगर की या जो भी मेडिसिन है, वो अपने बेड के आसपास कहीं रखते हैं ताकि वो इजीली सुबह उठ करके या रात को सोने से पहले। तो जो चीज आप सर के साथ रख करके सो रहे हैं ना, वो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो पहली बात तो ये कि पहला नियम सबके लिए मेडिसिन का ये रहता है कि मेडिसिन कभी भी ओपन में ना रखें, क्योंकि जो चीज आपको बार बार दिख रही है ना, वो आप उसको क्रिएट करते जा रहे हैं। तो पहला मैसेज तो ये है। ठीक है। दूसरी बात ये कि मेडिसिन को ओपन में तो नहीं रखना, बट इसके लिए कुछ आइडल डायरेक्शंस जो है वो वास्तु के अंदर देखी गई कि जहां पर रख देने से मेडिसिन की प्रॉपर्टीज जो है ना, वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करती हैं एक ह्यूमन बॉडी को। अच्छा। एक डायरेक्शन है जिसको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट कहा जाता है। ठीक है। ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक जगह आती है जिसको नॉर्दर्न साइड ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर आपा और अपावत्सा, ये 2 नाम की एनर्जी फील्ड डेवलप होती हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ना
रोगों से लड़ने की शक्ति जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है। आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा कि वो मेडिसिन लेते हैं पर बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। हाँ। तो अगर इस स्पॉट पे रख करके आप मेडिसिन को लेना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं ना उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। ठीक है, और किसी बॉक्स में रखें उसको? यस, पैक्ड। ओपन में तो कभी भी मेडिसिन ठीक को है। नहीं रखना चाहिए। हम्म। साइकोलॉजिकली आप क्या कर रहे हो, बार बार अपने सबकॉन्शियस को क्या टैप कर रहे हो कि मेडिसिन है मुझे हम्म। खानी पड़ेगी, मेडिसिन है मुझे लेनी है। ठीक। तो सबसे पहली गलती मैंने क्या कहा कि बेड के साथ बिल्कुल भी नहीं रखना। हम्म। जहां कहीं भी रखें हमेशा बॉक्स में रखें जहां पे मेडिसिन आपको हमेशा दिखे ना। ठीक है, ये बात का खास ध्यान। ये हम लोग की मेडिसिन की बात हुई। कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं अब घर में एक मंदिर जो है हाँ हाँ। उसका स्पेस कहाँ पर हो हम्म। वो डिसाइड किया जाए, और मंदिर किस चीज़ का बना हो। क्या वुडन का मंदिर सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है, या संगमरमर का, या पत्थर का? क्या चीज़ कहेंगे इस बारे में? देखिए, मंदिर को समझ लें तो हम मंदिर को डिफाइन कर सकते ठीक हैं। है। मंदिर का अर्थ ये होता है कि मन के अंदर, हाँ हाँ हाँ। मन के अंदर ठीक है। जिस स्थान पे जाकर के आप खुद के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जी। उस ईश्वर के थ्रू किसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, खुद के खुद साथ ही से। कनेक्ट कर रहे जी। हो। दैट इज कॉल्ड मंदिर, जिसको हम मंदिर बोलते हैं। ठीक है। मंदिर वास्तविकता में घर के अंदर तभी बनाना चाहिए अगर आप नियमित रूप से, जिस तरह से आप खुद स्नान करते हैं, खुद खाना खाते हैं, उस तरह से भगवान को भी अगर स्नान करा सकें, उनको भोग लगा सकें, तो आइडियली मंदिर तब घर के अंदर बनाना चाहिए। हाँ। पर फिर भी अगर आपने मंदिर बनाया है तो ये सजेस्टेड रहता है कि आप मूर्तियों की जगह चित्रों का इस्तेमाल कीजिए, तस्वीरों का इस्तेमाल कीजिए। हाँ। क्योंकि हिंदू दर्शन के अंदर हमने ये देखा, अनुभव किया, मेरी ऐसी अपनी यात्राओं में भी अनुभव रहा कि एक मूर्ति के अंदर एनर्जीज का फ्लो जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि इस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो गई। प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हाँ। तो अगर आप मूर्ति एक लगा रहे हैं और उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जा रही है और आप ध्यान नहीं रख रहे, तो वो ज़्यादा नुकसान वाली बात है। तो इससे बेटर ये है कि अगर मंदिर है तो विधिवत अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और जहां तक रही दिशाओं की बात, हमेशा इसको ऐसे देखा जाता है कि जो ईस्टर्न डायरेक्शंस हैं या नदर्न डायरेक्शंस हैं, ये जल तत्व और वायु तत्व के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम जब पूजा करते समय हमारा मुख ईस्टर्न डायरेक्शन यानी कि सूर्य उदय जहां से हो रहा है, सूर्य उदय का मतलब क्या हो गया, आपकी आत्मा प्रबल हो रही है, तो वहां पर अगर आपका मुख हो जाता है तो मंदिर हमेशा ऐसी दिशा के अंदर हो जहां से आप जब पूजा करें तो आपका पहला मुख कहाँ हो, ईस्टर्न डायरेक्शन। और मंदिर की स्वयं की प्लेसमेंट जो है वो ईस्टर्न डायरेक्शंस में बहुत अच्छी रहती है। ऐसा नहीं है कि बाकी दिशाओं में मंदिर नहीं बनाया जाता। और इसको मैंने बहुत बार अपने चैनल पे भी एक्सप्लेन किया कि अलग अलग दिशाओं में अगर आप मंदिर बना रहे हैं तो हर एक दिशा में ना हर एक भगवान का स्थान है। ठीक है। जैसे नॉर्थ में अगर आपका मंदिर है तो भगवान श्री गणेश जी का स्थान है, वहां उनको स्थान जरूर दीजिए। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में भगवान शिव का स्थान है, उनको स्थान जरूर दीजिए। ईस्ट में राम जी का स्थान है, उनको जरूर स्थान है। तो ऐसे ही आपके घर में मंदिर तो अगर कहीं पर भी है, स्पेसिफिकली अगर नहीं बनाना चाहिए, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा ताकि ऑडियंस को वो चीज समझ में आ जाए। जी जी। तो जैसे ऐसा माना जाता है कि वास्तु पुरुष का सर नॉर्थ ईस्ट में और पैर का हिस्सा साउथ वेस्ट में है। ठीक है। तो साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, इन दो डिविजन्स को अवॉइड कर देना चाहिए मंदिर बनाते समय। बाकी किसी भी दिशा में अगर मंदिर आप बना रहे हैं तो कंसर्न जो उस जगह के डाइटी का स्थान है, उस जगह के देव का जो स्थान है, उनको जरूर मंदिर के अंदर स्थान दीजिए। ये बिल्कुल नई चीज थी मेरे लिए भी। अच्छा, हम लोगों ने कई बार इस चीज को भी बहुत सुना है कि आपका जो शू रैक है वो घर के भीतर नहीं होना चाहिए, वो घर के बाहर ही होना चाहिए। क्या इसके पीछे लॉजिक है? देखिए, जब हम शू रैक की बात कर रहे हैं तो शू का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ के अंदर, हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात तो मैं सब लिसनर्स को जरूर ये कहना चाहूंगा कि कुछ समय एक व्यक्ति को बिना शू के जरूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारा अर्थ से जो एनर्जीज एक ह्यूमन बॉडी को चाहिए वो आज के समय में नहीं मिल पा रही, जिसके कारण से बॉडी के अंदर रोग जो है वो आने ज्यादा शुरू हो गए हैं। तो बिना शू के भी कुछ समय, कंक्रीट पे नहीं, आपको जो लैंड है, जमीन के ऊपर, घास के ऊपर जरूर कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। और दूसरी बात, जब आपका प्रश्न है कि शू रैक क्या घर के अंदर हो या बाहर हो, तो इसमें आइडल ऐसा माना जाता है कि जो एनर्जीज का रोल जहां से शुरू होता है, वहां पे ऐसा माना जाता है कि घर के अंदर जब भी कभी आप एंटर करते हैं तो आप बाहर की ऊर्जाओं को लेकर के एंटर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पैरों से वो मिट्टी जो बाहर, बहुत सारे ऐसी एनर्जीज होती हैं जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है। तो जब आप घर के अंदर एंटर कर रहे हैं तो अगर आपका शू रैक घर के अंदर है, मेक श्योर आपके डोर पे फुट मैट हो और आप अपने पैर को अच्छे से साफ करके एंटर करें। अदरवाइज
आइडियल क्या रहता है कि घर के मुख्य द्वार के बाहर ही आपका शू रैक हो, ठीक है। और आप वहीं पे अपने जूतों को उतार करके घर के लिए जो शू हो वो अलग से यूज करें। ग्रेट। हम्म। ये वास्तु की हम लोगों ने कुछ चीज़ें आज यहाँ पर समझी हैं। इसके बाद हम चाहते हैं हम दूसरे पार्ट पर जाएँ जो कि हमारा एस्ट्रो पार्ट है, जिसको लेकर मेरे ख्याल से लोग सबसे ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि हर इंसान इंडिविजुअल को लेकर ज़्यादा चिंतित होता है। सबसे पहले हम लोग कुंडली को समझें अगर, कुंडली के ग्रहों को देखा जाए, समझा जाए तो किस तरह से एक आम इंसान इनको समझ सकता है, मेरी कुंडली क्या है? देखिए, कुंडली जो होती है ना, इसमें 5 पिलर्स होते हैं ज्योतिष के अंदर। पहला ठीक है। होता है ग्रह, जिनको हम कहते हैं प्लैनेट्स। फिर होता है भाव, फिर होता हाँ। है उसके अंदर राशियां होती हैं, फिर ठीक है। दशाएं होती हैं और उनकी दृष्टियां होती हैं। ठीक है। पर एक कॉमन मैन के समझने के लिए जो चीज है वो ये है कि 9 प्लैनेट्स, जो 9 ग्रह जिनकी हम शुरू से लेके अभी तक पूजा करते आते हैं, ठीक बात है। वो 9 ग्रह ना हमें कुछ मैसेजेस कन्वे करते हैं। अगर हमने अपनी लाइफ के अंदर उन मैसेजेस को पकड़ लिया तो आपको किसी भी 9 ग्रह में से किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो हर एक प्लैनेट का एक मैसेज है। अगर हम उसको जीना शुरू कर देंगे, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड कर देंगे, आपको कोई भी प्लैनेट की दशा तंग नहीं करती। अच्छा। हाँ, तो जिसमें से सूर्य नारायण का जो हम शुरुआत करते हैं सूर्य जी, नारायण से। जी, सूर्य जी। नारायण के अगर मैसेज को समझते हैं तो समय पर काम को करना, यानी कि समय पर उदय होना, समय पर अपनी अस्त होना। सर्कल को पूरा कंप्लीट करना। जी। तो आप कभी भी कोई भी काम समय पे करते हैं तो आपको सूर्य की एनर्जी तंग नहीं करती। ठीक। अपनी बातों को लेके कमिटेड रहते हैं, जो आपने बोल दिया उसको पूरा करते हैं, तो सूर्य की एनर्जीज कभी भी आपको परेशान नहीं करती। सूर्य लोगों को जीवन देता है, तो आप अपनी जिंदगी में अगर हर एक को सपोर्ट करते हैं तो सूर्य की एनर्जीज आपको कभी भी परेशान नहीं करती। वाह। तो दीज आर द बेसिक थिंग जो सूर्य को करेक्ट करने के लिए आपको अपनी लाइफ के अंदर देखनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि जिनका सूर्य कमजोर होता है ना, उनके अंदर 2 कॉमन चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एक, वो फ्रंट पे आना पसंद नहीं करते। अच्छा। अपने आप को हाइड करते हैं, क्योंकि सूर्य तो चमक है, और चमक है तो वो दुनिया को दिखेगी। दिखेगी ही। और अगर आप अपने आप को हाइड कर रहे हैं, चाहे अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगा रहे, चाहे कैसे भी करके अपने आप को हाइड कर रहे हैं, तो आपका सूर्य कहीं ना कहीं से आप कमजोर कर रहे हैं। सो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हम अपने लाइफस्टाइल में करेक्ट करके अपने आप को पैम्पर कीजिए, क्योंकि आपकी आत्मा सूर्य को बता रही है। तो सूर्य को प्रबल करने का इससे बेटर कोई तरीका नहीं। सुपर, बहुत ही बढ़िया चीज थी। हाँ। अच्छा, अगर हम ये बात करें कुंडली जैसे कहा जाता है, कुंडली में जितने भी आपने कहा किसी भी ग्रह से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब कहते हैं कुंडली में ये ग्रह कमजोर है, ये नीच का है, क्या सबको ठीक किया जा सकता है? मैंने बताया, एक होता है एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, ठीक है, और एक होता है आपकी लाइफस्टाइल में आचरण के अंदर वो चीज को उतारना। जैसे कि मैंने सूर्य के बारे में बताया कि अगर आप इन बातों का ध्यान रख लें, सूर्य कुंडली में उच्च का है, नीच का है, आपको कोई भी परवाह करने की जरूरत नहीं। ठीक वैसा ही हर एक प्लैनेट के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। क्या जल्दी जल्दी हम सबके बारे में बात कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम चंद्रमा की बात करेंगे तो चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो इमोशंस को बताता है, भावनाओं को बताता है। ठीक है। तो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर सबकी भावनाओं की कदर करना शुरू करते हैं, ये नहीं कि ये मेरा फैमिली का मेंबर है तो इसके लिए मैं बहुत अच्छा है और किसी के लिए कुछ भी मैं करता रहूं। सबकी भावनाओं की कदर करने शुरू कीजिए, सबके इमोशंस को ध्यान रखिए अपनी लाइफ के अंदर, और मेडिटेशन प्रैक्टिसेस जो है वो बढ़ा दीजिए। आपको चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हो, उच्च का हो, नीच का हो, आपको गलत प्रभाव नहीं देगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा इज इमोशन, एंड इमोशंस को करेक्ट करने के लिए शिव का चंद्रमा वो क्या है? शिव की साधना, यानी कि मेडिटेशन प्रैक्टिसेस के अंदर उतरते जाइए, आप ध्यान लगाते चले जाइए, और इमोशंस, भावनाएं अपनी भी कंट्रोल में रखिए और बाकी लोगों का भी ध्यान रखिए। आपको चंद्रमा से घबराने की जरूरत। कोई पर्टिकुलर ध्यान? ध्यान का अर्थ यह होता है कि आप किसी भी काम के अंदर पूर्णतः से लीन हो जाए, शून्य हो जाए। शून्य हो जाए। हम अभी एक जर्नी कर रहे हैं, तो उस जर्नी के अंदर हमें बाकी थॉट्स ना आए, ये ध्यान की अवस्था है। यस, इसीलिए मजा भी आ रहा है इस कॉन्वर्सेशन में। चंद्रमा के बाद? चंद्रमा के बाद अगर हम बात करते हैं मंगल की, मंगल इज द प्लैनेट जो कि एक व्यक्ति को कर्म प्रधान बनाता है जी। तो अगर हम प्रोक्रास्टिनेशन के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिनका भी मंगल कमजोर होगा ना, उनके सिम्टम्स क्या होंगे कि वो आज के काम को कल पर टालेंगे। तो जो लोग क्विक एक्शंस लेने वाले हैं, गुस्से को संयम में रखने वाले हैं, यानी कि एग्रेशन जो है ना वो दिखता नहीं है उनका अंदर। एग्रेशन एक आदमी के होना बहुत जरूरी है। हाँ। तभी व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ कर पाता आगे बढ़ता है। बट वो लोग जो प्रोक्रास्टिनेशन के अंदर एंटर हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बट उसके लिए कुछ एक्शंस नहीं लेना, उनका मंगल कमजोर है। तो आप मंगल को करेक्ट करना चाहते हैं, हमेशा एक्टिव रहिए, जो आप लाइफ में चाहते हैं उसको लिखिए और उसको एक्शंस में कन्वर्ट करना शुरू कर दीजिए। मंगल कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देगा। ग्रेट।
तो ऐसे ही बात करते हैं बुध की। बुध एक ऐसा प्लेनेट है जो कि बुद्धि को दर्शाता है, एंड बुद्धि को समझने के लिए हमें हमेशा अपने लर्निंग स्किल्स को एनहांस करना चाहिए। जब भी कुछ नया सीखने को मिले, नया सीखिए, समझिए। जब जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, आप बुध वीक कब दिखता है एस्ट्रोलॉजिकली, जब किसी के कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वीक हो जाते हैं। अच्छा। अपनी बातों को कोई अच्छे से ना समझा ना पाए, फिर वो बोलते हैं कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। टेक्निकली वो बुध की खराबी की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो आप अगर एक प्रैक्टिस को ले आते हैं कि आप बुक्स, नॉवेल्स, आर्टिकल्स या न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। न्यूज़पेपर में क्या होता है कि पूरे पैराग्राफ को एक लाइन में डिफाइन किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉटम लाइन फर्स्ट। हाँ। इसकी प्रैक्टिसेस अगर लाइफ में लाना शुरू कर दें, आपका मरकरी ठीक होना शुरू हो जाएगा। एंड अबाउट जुपिटर, बृहस्पति को कहा जाता है विजन का कारक, और विजन के कारक को मैं हमेशा कहता हूँ, उसको करेक्ट करना है तो आपको टू डू लिस्ट बनानी है कि आपको कल क्या करना है। फिर धीरे धीरे कर करके आपका विजन जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। टू डू लिस्ट बनाते जाइए और उसको कंप्लीट करते जाइए, आपका बृहस्पति बिल्कुल ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। ठीक है। और लाइफ में जितनी सारी लग्जरी है वो भी बृहस्पति लेकर आता है? वो जुपिटर नहीं लेकर के आता, जुपिटर वृद्धि का कारक है, बट ऐसा माना जाता है कि वो शुक्र लेकर के आता है। अच्छा, शुक्र लेकर आता है। यस, शुक्र लेकर के आता है। शुक्र को ठीक करना है। शुक्र इज ग्रेस। कोई भी काम को परफेक्ट वे में किस तरीके से किया जाता है। शुक्र इज अ वेरी गुड फिनिशर। जो चीज दिखता है, आज आप जितनी भी ब्रांडिंग देखते हैं वो सब शुक्र की है। जो चीज जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ज्यादा आपको अट्रैक्ट करती है। तो शुक्र क्या करता है, अगर आपके अंदर वो खूबसूरती आती चली जाए, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी काम को लाइफ के अंदर करने के लिए मत कीजिए कि मुझे ये करना है। आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं और फुली डेडिकेटेडली करते हैं, तो शुक्र आपका खराब रिजल्ट दे ही नहीं सकता। अगर आप शुक्र देखेंगे ना, जिनका खराब है उनके अगर आप कपड़े देखेंगे तो सिलवटें पड़ी होंगी, और अगर आप उनके लैपटॉप खोल लेंगे तो उनके पूरे फोल्डर्स बिखरे हुए होंगे, मोबाइल देख लेंगे तो उनके मोबाइल पे भी फोल्डर्स नहीं होंगे, तो उनकी लाइफ के पैटर्न्स पूरे आपको बिखरे हुए दिखेंगे। तो शुक्र वहां से खराब होना शुरू हो जाता है। सिस्टमेटिक हो जाएंगे सिस्टमेटिक हो जाएंगे तो शुक्र आपका ऑटोमेटिकली ठीक है। तो क्या शुक्र का संबंध शुक्राणु से है? जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए जो हमारे दैत्यों के गुरु, जिनको शुक्राचार्य कहा गया, और ऐसा माना गया कि उनके पास संजीवनी थी। ओके। वो संजीवनी हर एक शरीर के अंदर है। हम जो खाते हैं ना, उसका जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है, ब्लड बनने के बाद, बोन्स बनने के बाद, सब कुछ बनने के बाद जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है शुक्राणु। तो जो लोग मैस्टरबेट करते हैं कि अपना शुक्र खराब करते हैं? यस, शुक्र खराब कर रहे हैं, मतलब अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को ड्रेन कर रहे हैं। इसी कारण से जो टीनेज में बच्चे बहुत ज्यादा मैस्टरबेट करते हैं, जिसके कारण से उनकी बॉडी के अंदर ऐसी वीकनेसेस आना शुरू हो जाती हैं जो कि एक सर्टेन एज के बाद उनको बहुत ज्यादा परेशान करेगी। आप शुक्राणु इसलिए इतने इंपॉर्टेंट बताए गए। आपने सुना होगा कि बजरंगबली ताकत का प्रतीक है, और बजरंगबली ही ब्रह्मचारी भी हैं जी। तो आप जितने अपने शुक्राणु को बचा करके रख सकते हैं, उतना ज्यादा आपकी मसल्स, आपकी पूरी बॉडी, आपका एक पूरा ऑर्गन जो आपके शरीर के अंदर काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट के प्लेजर के लिए अपने शुक्राणु को, जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है शरीर का, आप उसको वेस्ट किए जा रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो खासकर टीनेज में ये गलतियां करते हैं, और फिर बाद में डिप्रेशन और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज जो है उसको इनवाइट करते हैं। और शुक्र ही मेरे ख्याल से बहुत सारी लग्जरी, सक्सेस, बहुत सारी चीजें लेकर आता है। यस, शुक्र जो है अगर आपकी लाइफ के अंदर है, मैंने क्या बताया, ये एलिगेंस को, ग्रेस को ऐड करता है। तो कोई भी आप ब्रांड देख ले, वो अपने ग्रेस के साथ है। कोई भी चीज जो ब्रांडेड है ना, आप उसी की ओर अपने आप आकर्षित हो जाते हैं जी। तो इसका मतलब क्या है कि आप जैसे जैसे आप शुक्राणु को वेस्ट करेंगे ना, आपकी बॉडी के अंदर से वो चार्म ही निकल जाएगा। आपका चेहरा जो है वो बूढ़ा दिखना शुरू हो जाएगा। आपकी चेहरे पे अलग अलग तरीके के साइंस दिखने शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण से एक बच्चों को जरूर बचना चाहिए इन सब चीजों से। ग्रेट। नेक्स्ट आता है शनि। शनि को लेकर मेरे ख्याल से ये साल ही शनि का है। जी हाँ, साल शनि की ऊर्जा को बताता है, और शनि से मैक्सिमम लोग जो हैं वो डरते हैं। और वो इसलिए डरते हैं क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहते जी। टेक्निकल फैक्ट ये है कि शनि देव जो है वो सोलर सिस्टम का लास्ट प्लेनेट है, और सूर्य नारायण का जो प्रकाश है वो शनि तक पहुंच नहीं पाता, जो कि अंधकार के स्वरूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए जो शनि वाले लोग हैं ना, वो ज्यादा मेहनत करके किसी चीज को अचीव करते हैं। जैसे कि सूर्य के प्रकाश में किसी भी काम को करना बहुत इजी हो जाता है। इस समय लाइट है, लाइट के टाइम आप पेपर को उठाना चाहें बहुत इजीली उठा सकते हैं। बट अगर यही रूम में अंधेरा होगा तो यू नीड टू टैप
3 और 4 टाइम, देन आप पेपर तक पहुंच पाएंगे। तो मेहनत उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। तो शनिदेव की एनर्जीज क्या है, जहां पर आपको किसी भी काम को करने के पीछे मेहनत जो है साथ में जुड़ी रहती है। और शनि को अगर एक राइट गाइडेंस अगर हम अपनी लाइफ के अंदर देखते हैं, तो हम मेहनत करने से अगर चूके ना, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर क्या कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मां संगोस्तवे कर्मणि। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण भी उसी शनि के बारे में बात कर रहे थे कि कर्म करते जाओ, एंड अगर आपने कर्म को बेस्ट वे में परफॉर्म किया तो आउटकम आपके फेवर में आने की संभावना पूरी रहती है। तो दैट इज शनि, की शनि मेहनत का प्रतीक है, और लाइफ के अंदर कभी भी मेहनत से चुकी है ना। और वो लोग जिनका शनि खराब होगा, कैसे दिखेगा, आप उनके बॉडी लैंग्वेज में देखेंगे, वो हमेशा ना बैठे बैठे भी लेटे हुए की तरह रहते हैं। अच्छा। लेथार्जी उनके अंदर ज्यादा दिखेगी, किसी भी काम को करने में आलस ज्यादा दिखाएंगे, हिलेंगे कम, जिसके कारण से बॉडी जो है वो ठंडी बढ़ती चली जाती है और शरीर के अंदर रोग आते चले जाते हैं। इसलिए शरीर को रोग का कारक कहा गया। और इसलिए कहा गया कि हनुमान जी जब जहां होते हैं वहां शनि तंग नहीं करता, यानी कि जहां आप जितना ज्यादा एक्शंस के अंदर रहोगे, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो उतना ज्यादा रहेगा और आपकी बॉडी के अंदर रोग नहीं आएंगे। कमाल का कॉन्वर्सेशन, मजा आ रहा है सुन के। नाउ लेट्स मूव टू राहु एंड केतु, आखिरी मेरे ख्याल से तो। जी हाँ, और मेरा ऐसा मानना है कि राहु केतु को जिसने समझ लिया ना, सभी प्लैनेट्स उसके अंदर समा जाते हैं। अच्छा। बिकॉज राहु जो डिपिक्ट करता है वो सर के हिस्से को बताता है, एंड केतु बताता है धड़ के हिस्से को। जी। हमारे सर के हिस्से में देखना आ रहा है, सूंघना आ रहा है, सुनना आ रहा है, टेस्ट करना आ रहा है जी। और केतु के पास क्या आ रहा है, फील, महसूस करना। राहु क्या है कि अगर नवनीत जी का विजन क्लियर है, यानी कि वो देख वही चीज रहे हैं जो उनको चाहिए, तो वो उनको मिलेगी। पर अगर आपके देखने के अंदर भटकाव आ गया कि आप अलग अलग चीजों पे फोकस करना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया, राहु खराब हो गया। आप सुन अगर वो चीज रहे हैं जो आपके काम की है, तो राहु आपका अलाइंड है। और अगर आप किसी की ऐसी बातें सुन रहे हैं जिनका आपकी लाइफ में कोई रेलेवेंस नहीं है, तो राहु आपका खराब है। गेटिंग माय पॉइंट? कि 5 सेंसेस जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियां हैं तो इंद्रियों का काम है काम करना, कर्ण दिए हैं तो वो सुनेंगे। आप कोलाहल की ध्वनि सुनते हो या हंसने की ध्वनि सुनते हो, दैट इज अप टू यू। आंखें दी हैं तो वो देखने के लिए दी हैं। आप स्वच्छता देखते हो, किसी आदमी के में से एक पॉजिटिव पिक करना जानते हो, या उस आदमी की नेगेटिविटी आपको दिख रही है, दैट इज अप टू यू। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अंदर क्या कर रहे थे, डिफरेंस समझा रहे थे कि आप अपने राहु को भी कैसे करेक्ट कर सकते हो। पिक द राइट थिंग फॉर यू। आप जिंदगी में अपने टारगेट के साथ फिक्स रहोगे, फोकस रहोगे, तो राहु कभी भी खराब रिजल्ट देता ही नहीं देगा। और यही बच्चों के डिस्ट्रैक्शन का कारण बन गया, जब बच्चे एडिक्शंस के अंदर चले गए पढ़ाई को छोड़ने, क्योंकि समय किसका था, पढ़ाई का। डिस्ट्रैक्शन क्या बन गई कि पढ़ाई को छोड़ करके फोकस कहाँ चला गया, अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स पे चला गया। तो वो फोकस का हिस्सा वो बन गया, बाकी फैमिली पीछे छूट गई, पढ़ाई पीछे छूट गई। तो आपकी लाइफ में अगर आप फोकस हैं तो राहु खराब रिजल्ट नहीं देगा। एंड जहां तक रही केतु की बात, केतु इज ऑल अबाउट इंटेंशंस, हमारी धारणाएं, हमारा मान्यताएं, हमारी नीयत क्या है करने की। अगेन मैंने नवनीत जी बहुत कुछ ना भगवान श्री कृष्ण से सीखने को, हर एक सेकंड जब मैं बात भी कर रहा होता हूँ तो चीजें समझ में आती हैं जी। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी ऐसी लीलाएं की जिस लीलाओं के अंदर ना उनकी इंटेंशंस जो है ना, वो ऊपर समझ में आई कि ये इंटेंशन प्योर थी, तो ऐसी चालाकी भी गलत नहीं जी। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में वो दिखा कि आप किसी भी काम को अगर अच्छे के लिए करना जा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, आपकी नीयत बिल्कुल साफ करनी है। तो केतु क्या करता है, केतु आपकी इंटेंशंस को डिफाइन करता है। अगर आप जॉब के अंदर हैं, आप अपने बॉस को बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश कीजिए। अगर आप बिजनेस के अंदर हैं, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो अपने कस्टमर को बेस्ट प्रोडक्ट देने की कोशिश कीजिए। यानी कि आपकी नीयत सिर्फ पैसे की नहीं हो, आपकी नीयत सामने वाले को डिलीवर करने की हो, तो आपका केतु ऑटोमेटिकली ठीक है। और केतु इसको कहा गया मोक्ष का कारक। हालांकि मोक्ष की डेफिनेशन डिफरेंट है जो लोग समझते हैं, और मेरी नजर में मैं उसको अलग तरीके से देखता हूँ। बट उस ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर से कब जुड़ रहे हो, जब आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, तो ईश्वर से जुड़ रहे हो। और केतु सिर्फ यही बताता है कि अपनी इंटेंशंस को क्लियर कीजिए। और ऐसा माना जाता है कि भाग्य ना सिर्फ भोले आदमी को लगते हैं, चतुर आदमी को भाग्य नहीं लगते। सो केतु की परिभाषा ये है। तो हम अपनी लाइफ में सूर्य को ठीक करना चाहते हैं तो कमिटेड रहें, ऑनेस्ट रहें, लोगों की मदद करें, सूर्य ठीक। चंद्रमा को ठीक करना चाहते हैं तो लोगों की भावनाओं का ध्यान रखें, अपने आसपास सबका ध्यान रखें, चंद्रमा ठीक।
बृहस्पति को ठीक करना चाहते हैं तो अपनी लाइफ प्लस आपके साथ जो लोग जुड़ते हैं उनको सही उनको ठीक मार्गदर्शन दीजिए, हम्म। बृहस्पति ठीक। बुध को अगर ठीक करना चाहते हैं, आप हमेशा सीखने की कोशिश कीजिए, लाइफ के अंदर तो आपका बुध हमेशा ठीक रहेगा। मंगल को ठीक करना चाहते हैं तो कर्मा से कभी चूके ना, हमेशा मंगल ठीक रहेगा। शुक्र को अगर ठीक करना चाहते हैं तो किसी भी काम को सिर्फ करने के लिए मत कीजिए, आप अपना बेस्ट किसी काम के अंदर दे दीजिए, शुक्र ठीक। और शनि को अगर ठीक करना है तो आपको आलस को त्यागना होगा, आप किसी भी काम से परहेज ना करें, अपने आप को हमेशा एक्टिव रखें, शनि हमेशा ठीक रिजल्ट देगा। राहु को अगर ठीक रखना है तो अपने टारगेट, अपने लक्ष्य तक हमेशा जो है फोकस रहें, और केतु को अगर ठीक करना है अपनी इंटेंशंस को हमेशा करेक्ट रखें। तो ये 9 प्लैनेट्स को अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल के अंदर उतार लिया ना, तो आपको ये भूल जाना चाहिए कि आपकी किस प्लैनेट की दशा चल रही है, वो उच्च का है, नीच का है, कैसे भाव में है, क्या रिजल्ट दे रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक प्लैनेट का मैसेज आपने अपनी लाइफस्टाइल के अंदर उतार लिया। यही एक रीजन है कि एक सक्सेसफुल पर्सन, चाहे वो इलियॉन मस्क की बात कर ले, मार्क जुकरबर्ग की बात कर ले, उनकी लाइफ के अंदर ये डिसिप्लिन है जिनके कारण से उन्हें एस्ट्रोलॉजर के पास जो है वो भागना नहीं पड़ता। वाह, सुपर। अच्छा, अगर हम बात करें सोशल मीडिया में हर चीज पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग या उसके फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग देखी जाती है, वो कौन सा ग्रह है जो पॉपुलैरिटी बहुत खींचता है और उस पर किसी को अगर काम करना चाहते तो उस पर ही फोकस कर ले? अब अगर फैक्ट सुनना चाहते हैं तो फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि बृहस्पति जो है ना वो धक्के खा रहा है। अच्छा। जितना ज्यादा आप प्योर ज्ञान देना चाहेंगे ना, वो लोगों को पसंद नहीं आता। अच्छा। और राहु जो इल्यूजन क्रिएट कर देता है कि ऐसा कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, फैमिली बर्बाद हो जाएगी, तो इल्यूजन क्रिएट कर दिया, वो ज्यादा पॉपअप हो जाएगा। हाँ। तो जितना इल्यूजन्स क्रिएट किए जाते हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं, और जो फैक्ट्स हैं वो लोगों को समझ नहीं पाते, लोग उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाते। और दूसरा शुक्र क्या करता है कि आपकी किसी भी काम के अंदर जब ग्रेस ऐड हो जाती है, कोई भी काम को करते वक्त, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज जो है वो लोगों को पसंद आना शुरू हो जाती है। सो दो चीजें, बुध का काम होता है आपकी बात को लोगों तक पहुंचाने का, पहली चीज। शुक्र का क्या काम होता है, वो बात ग्रेसफुली कैसे पहुंचे, ब्यूटीफुली, जैसे सामने वाले को चाहिए, उसके आंखों को प्लीजिंग हो, साउंड इफेक्ट्स बिल्कुल क्लियर हो, दैट इज शुक्र। और राहु इज समथिंग जो सामने वाले को इल्यूजन्स में डाल देता है कि लाइफ के अंदर अगर ऐसा नहीं किया तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। सो ये कुछ है चीजें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि एक अच्छा कंटेंट बनाने के लिए आपको अच्छे तरीके से सोशल मीडिया पे भी अगर अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। नवनीत जी, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मेरी कॉन्शियसनेस को मुझे हमेशा आंसर देना है, और रात को जब सराहने पर सर लगता है ना, तो उस वक्त एक व्यक्ति को जरूर पता होता है कि उसने दिन में क्या गलत किया। तो अपनी सोल के लिए, अपने आप के लिए कभी भी अच्छी चीजों का ही सहारा लेना चाहिए। कोई भी बात है वो फैक्ट्स के साथ ऑडियंस तक पहुंचे, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम किसी तरह के मिथ, किसी तरीके के इल्यूजन में किसी को ना आने दें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ट्रू, क्योंकि हम लोग जब किसी पॉडकास्ट पे जाते हैं सारथी सर, तो हम लोग लोगों से पूछते हैं कि आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ये क्वेश्चन जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा, और ये बहुत सारे युवाओं को मेरे ख्याल से दिल की बात हो सकती है कि बच्चे अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं कई बार, लेकिन माँ बाप की और बच्चों की चीजें मैच नहीं करती। शायद कभी थॉट प्रोसेस हो जाए या कभी कभी कुछ और चीजें, कैसे उनको ठीक किया जाए ताकि वो एक ही स्पेस पर हो? नवनीत जी, ये ना एक जनरेशन गैप जो हो गया ना, जिसके कारण से चीजें जो हैं वो बदल गई। ठीक है, क्या कुंडली भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं? नहीं, कुंडली का इम्पैक्ट हो सकता है, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा। ठीक है, बट एक ओवरऑल जनरेशन गैप जो है ना, एक बहुत अंतर जो है वो क्रिएट कर गया। ओके, जैसे हम जो 90s के बॉर्न है ना जी, तो हमारे अंदर हमने लाइफ के हर उन फेजेस को देखा है जहां पर हमने टफेस्ट सिचुएशंस को भी हैंडल किया। ठीक, जॉइंट फैमिलीज होती थी उस वक्त, चीजें डिफरेंट होती थी। आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई, हर एक बच्चे को पैम्पर बहुत ज्यादा किया जा रहा है, और जब वो पैम्पर हो जाता है, वो उस स्टेज तक अपने माइंड को मैच्योर कर लेता है कि अब वो जो जैसा चाहेगा वैसा होगा। जब पेरेंट्स इस हद तक पहुंचा देते हैं और फिर उनकी बात नहीं मानते, तो उस बीच में क्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये अगर मैं कहूं कि पेरेंटिंग के टाइम अगर इन चीजों का खास ध्यान दिया जाए कि आपका बच्चा आपकी प्रेजेंस में जितने टफेस्ट टाइम को फेस करेगा, वो उतना ही ज्यादा लाइफ में ग्रो करेगा। और जबकि रिवर्स हो रहा है कि आप अपनी प्रेजेंस में बच्चे को इतना ज्यादा पैम्पर कर देते हैं कि आप बच्चे को आंच भी नहीं आने देते।
हाँ और वो बच्चे की लाइफ में अगर फ्यूचर में कभी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी ना आपके बिना, तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा। सही कहा। सो दिस इज समथिंग जो एक गैप को ब्रिज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए एस्ट्रोलॉजिकल ऑफ कोर्स कंडीशनिंग जो है वो रहती है, एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशंस रहते हैं, वास्तु के दृष्टिकोण से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माइंडसेट डिफरेंट हो गए। इसी को दर्शाता है हमारा शिव परिवार का जो चित्र है जी। शिव परिवार के अंदर अगर हम देखते हैं ना, सबके वाहन अलग अलग हैं। हाँ गणेश जी का वाहन चूहा, मूषक, शिव जी के गले में सांप, दोनों एक दूसरे को विरोधी, यानी कि सांप चूहे को खा जाता है। और मयूर का जो कार्तिकेय का वाहन है वो मयूर, वो सर्प को खा जाता है जी। माँ की सवारी शेर, शिव जी के पास नंदी जी। सब एक दूसरे के विरुद्ध है, पर फिर भी एक ही परिवार का हिस्सा है। और शिव परिवार ये मैसेज है कि हम अलग अलग माइंडसेट होने के साथ भी क्या एक घर में रह सकते हैं, कैसे रहते हैं, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के साथ रहते हैं। तो हिंदू दर्शन के अंदर जितने भी देवी देवताओं को चित्रण किया गया ना, वो एक मैसेज था जो हम मैसेज कभी पिक नहीं कर पाए जी। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपके घर में अगर एक शिव परिवार का चित्र अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में लगाया जाए, जो कि ईशान कुंज जहाँ पे वास्तु पुरुष का सर है, तो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर होनी शुरू हो जाती है। एक दूसरे को समझना, एक मतलब अगर आपका माइंडसेट अलग है, पेरेंट्स का अलग है, तो एक दूसरे के बीच में जो गैप है ना, उसके बीच में जो ब्रिज बनना शुरू हो जाता है, ये हेल्प करता है वास्तु के दृष्टिकोण से। वाह, ये बहुत अच्छी चीज बताई आपने। चलिए हम लोग न्यूमरोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ। हमारे जितने भी सुनने और देखने वाले लोग यहाँ पर हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप सारथी सर से पूछना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। हम एक और पॉडकास्ट करेंगे जहाँ पर आपके सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर लिए जाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं। न्यूमरोलॉजी की जब बात करते हैं, ये बिल्कुल लगता है नया साइंस है जिसको लोगों ने अब समझना शुरू किया है। अब न्यूमरोलॉजी की बात बहुत ज़्यादा होने लगी, पहले इतनी नहीं होती थी। नाम का वाइब्रेशन क्या हो, मोबाइल नंबर भी क्या चेंज करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें उसमें होती। लेकिन सबसे बेसिक से अगर शुरू करें, न्यूमरोलॉजी के टाइप कितने? देखिए, न्यूमरोलॉजी पहली बात तो ये साइंस नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये अभी आई है। हाँ, अभी लोगों ने इसको जानना शुरू हाँ, कंज्यूम करना भी जानना अभी शुरू किया है। और एंड ऑल थैंक्स टू दिस, ये जो कोविड की सिचुएशन बनी ना, एक बहुत बड़ा डिजास्टर रहा, बट इसने हमें बाय डिफॉल्ट पुश कर दिया 4-5 साल आगे। जो आज हम 2024 में हैं, बट टेक्निकली हम 2026-27 में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि अब सब लोग फ्रेंडली हो गए गैजेट्स को लेकर के, जो कि आने वाले समय में होने वाला था। ठीक बात। और न्यूमरोलॉजी को लेकर के जब लोग जुड़ते हैं, अगर आप पूछ रहे हैं कि कितनी तरह के साइंसेस हैं, तो देखिए इसमें ना बहुत सारे अलग अलग तरीके से कैलकुलेशंस जो है वो की जाती हैं। ठीक है। जिसमें चैलेडियन न्यूमरोलॉजी एक एस्पेक्ट रहता है, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी एक एस्पेक्ट रहता है, सेफेरिकल एक अलग एस्पेक्ट रहता है, मॉडर्न कंसेप्ट एक अलग है। यानी कि एक ही साइंस को देखने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है। एंड गोल सबका यही है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है, आपकी डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स हो गई जिस दिन आपने जन्म लिया। ठीक है। पर आपका नाम अगर नवनीत की जगह किशोर होता, वो भी हो सकता था। आपका मोबाइल नंबर जो आज है उसके अलावा कोई और भी हो सकता था। आपका मकान नंबर अभी जो है उसके अलावा कोई और भी हो सकता था। तो ये सब वेरिएबल पार्ट्स हैं। तो न्यूमरोलॉजी का क्या काम है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो फिक्स है उसको वेरिएबल के साथ सिंक में ले आना, ये न्यूमरोलॉजी का काम है। तो मेरा नंबर क्या है? अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ 15 है तो 6 इज माय नंबर। हाँ, 5 जो है, 1 और 5 को मिलाकर के 6 आपका नंबर जो है वो बन जाएगा। ठीक है। तो शुक्र की एनर्जीज आपके इंटरनल कैरेक्टर के अंदर हैं। आप कभी भी किसी भी काम को ना सिर्फ कोताही के लिए नहीं करेंगे, किसी भी काम को करेंगे आपका हमेशा कोर पर्पस ये रहेगा कि ये काम बेस्ट वे में कैसे हो। ये शुक्र की एनर्जीज है जो आप कैरी कर रहे हो। ठीक है। और इस तरीके से हम किसी का मूलांक जो है वो देख करके ये बता सकते हैं कि उसकी इंटरनल नेचर जो है वो कैसी है। अच्छा, अगर ये बात की जाए कि क्या किसी नंबर के साथ दोस्ती अच्छी होती है, तो कौन सा नंबर किसके साथ अच्छी जेल करता है, ये अगर बात किया जाए? इसमें ना 2 अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। एक मिथ ऐसे हैं कि 2 नंबर्स की दोस्ती होती है, और एक मिथ ऐसा है कि 2 विरोधी नंबर आपस में दुश्मन होते हैं। हाँ। जबकि मेरे अपने अनुभव में जो सेम फ्रीक्वेंसीज के नंबर है ना, वो ज्यादा क्लैशेस के अंदर आ जाते हैं। कैसे? अच्छा। जैसे मान लीजिए एक नंबर आपका है और एक नंबर ही मेरा है, तो राजा आप भी हैं, राजा मैं भी हूँ। ना ही आप अपनी बात से हटेंगे, ना ही मैं अपनी बात से हटूंगा। तो क्लैशेस वहां ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। जबकि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है, जो एनिमी नंबर जिनको बोल दिया जाता है, एंटी नंबर बोल दिया जाता है, जैसे कि 1 और 8, एक राजा है और 8 सेवक है।
अच्छा, पर राजा को हमेशा राजा बनने के लिए सेवक की जरूरत पड़ेगी, 100% पड़ेगी जी। तो 1 और 8 दुश्मन नहीं है, एक दूसरे के सपोर्टिव हैं। हाँ, और सेवक को अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमेशा राजा की छत्रछाया चाहिए। ठीक है। तो हम उनको एंटी नंबर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो सोच है, एक राजा राजा जैसे सोचता है और एक सेवक सेवक जैसा सोचता है। पर अगर हम इन दोनों के बीच का गैप जो है वो ब्रिज करने में कामयाब हो जाएं तो एंटी नंबर गिव द बेस्ट रिजल्ट्स। अगर आप बात करते हैं जिसमें आप अगर रामदेव जी का देखेंगे, स्वामी रामदेव जी, उनका अपना जो अंक है वो 7 है, जो केतु का है। ठीक है। तो उन्होंने स्पिरिचुअलिटी का सारा पार्ट संभाला हुआ है। और उनके जो कर्ता धर्ता है बालकृष्ण जी, उनका है राहु का नंबर 4, बिजनेस सारा उन्होंने संभाला हुआ है। अच्छा। और ठीक इस तरीके से हमारे मोदी जी का अगर आप देखेंगे तो नंबर 8 है, कहने को तो सेवक का है, बट स्टिल ही इज अ लीडर। एंड देन आपको पता है उन्होंने कितने वर्षों तक गुजरात की सेवा करी और अब भारत की सेवा जो है वो उसमें लगे हुए हैं। ठीक है। और उनको जो सहयोग कर रहे हैं हर एक सेकंड, वो एनर्जीज हैं अमित शाह जी की, जिनका नंबर 4 है। तो हम इन नंबर को गलत कैसे बोल रहे हैं या इन नंबर को खराब कैसे बोल रहे हैं? प्रॉब्लम ये है कि लोगों को नंबर्स को देखने का नजरिया डिफरेंट होता चला गया। और क्यों होता चला गया? क्योंकि कुछ नेगेटिव बातें सुन ली, कुछ नेगेटिव बातें अपने अंदर उतार ली, उनको स्थान दे दिया, उनको स्पेस कर लिया, जिसके कारण से एनर्जीज नेगेटिव होती चली गई। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर किसी का दुश्मन या दोस्त तब तक नहीं कह सकते जब तक हम प्रॉपर सर्कमस्टांसेस को अंडरस्टैंड ना कर लें। कितना खूबसूरत तरीके से आपने बहुत सारी जो मार्केट में नेगेटिविटी थी उसको एकदम खत्म कर दिया। अभी हम लोग जब मार्केट में पॉडकास्ट देखते हैं, रील्स देखते हैं, तो लोगों के बीच में भ्रम फैला हुआ है कि 6 नंबर एंड 3 नंबर भले वो रियल लाइफ में कितनी अच्छा रिलेशनशिप हो, लेकिन उनकी कभी नहीं जमने वाली। लेकिन आपने इसको खत्म कर दिया यहाँ पे। नवनीत जी, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा मूलांक जो है वो 3 है और भाग्यांक 6 है। हाँ। इसका मतलब मेरे साथ नहीं बनने वाली। जी। देखिए मैंने क्या कहा कि आपके पास नंबर्स क्या हैं, इसको हमने अभी प्लैनेट्स में माइंडसेट्स में समझा। ठीक है। मान लीजिए नवनीत जी इमोशनल है, ठीक है, और एक ऐसी सिचुएशन आती है जो आपको इमोशनल ना होने के बजाय आपको समझदारी से हैंडल करनी है, और आपके पिताजी इंटरवीन करते हैं कि बेटा इस सिचुएशन को ऐसे इसको देखना है या ऐसे इसको संभालना है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपके पिताजी ने वो एनर्जीज कंप्लीट की जो आपके पास नहीं है। तो अगर मेरी 3 और 6 की एनर्जीज हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं 3 जब देने की बात आएगी तो मैं देने में कहीं कोताही नहीं यूज करूंगा, और जब देने का तरीका होगा तो उसमें मैं शुक्र को नहीं छोड़ूंगा, मैं हर एक चीज को बेस्ट पॉसिबल वे में डिलीवर कैसे कर सकूं मैं उस पर फोकस करूं। लोगों ने अपने नंबर्स को पहचाना नहीं कि क्या यूनिवर्सल मैसेजेस हैं जो उनके मूलांक और भाग्यांक के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ को अगर हम देखते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक आपका 6 बनता है और भाग्यांक आपका 4 बनता है। ठीक है। तो यानी कि आप शुक्र के गुण तो लिए हुए हो, बट आपको साथ में राहु के गुण भी लेने होंगे तो आप लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो पाओगे। और राहु के गुण का क्या है कि जो चाहिए ना उस लक्ष्य को साधना शुरू कर लो। फोकस्ड। इसमें सिर्फ एक ही मैसेज आपने महाभारत के समय वो क्षण याद होगा जिस वक्त गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को फोकस करवा रहे थे। तो क्या कर रहे थे? राहु के एनर्जीज को अलाइन कर रहे थे। तो बस जिस दिन आपने अपने लक्ष्य पर फोकस कर लिया, ये सभी मैसेज सभी उन लोगों के लिए जो 4 नंबर से डरते हैं या 4 नंबर जिनका मूलांक या भाग्यांक है, अगर वो अपनी लाइफ के अंदर फोकस हो जाएं। और इसको कैसे फोकस होना है कि जब आप अपने रूम में एंटर करें, अपनी स्पेस में एंटर करें, हर वक्त आपके सामने एक लक्ष्य जो है वो मुझे ये चाहिए, मेरे को ये करना है, कैसे भी करना है, और आपको अपने लक्ष्य के अलावा और कुछ भी ना दिखे। राहु विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स। सुपर। अच्छा, अगर इसको इस तरह से देखा जाए कि कौन से नंबर सबसे ज्यादा अच्छे माने जाते हैं? जिस तरह से मैं आपसे अभी तक बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है आपका आंसर ये हो कि सारे नंबर्स अच्छे होते हैं, क्योंकि आप बहुत है ना, क्योंकि आप जिस तरह से पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं ना, बहुत सारे मिथ को आपने क्लियर किया है। विषय यह है नवनीत जी कि नंबर के अंदर नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं, वो प्रॉब्लम हमारी है। हाँ, नंबर के मैसेजेस मैंने क्या कहा, बस हमें उसको पिक करना है। अगर हम उसको पिक करने में हम नाकामयाब है तो नेगेटिविटी हमारी है, नंबर्स की नहीं है। एक नंबर वही सूर्य का आपको बता रहा है कमिटेड हो जाओ, एंड ऐसे करके हर एक नंबर को हमने डिस्कस किया। ठीक है। तो नंबर नेगेटिव नहीं है। पहली बात, हमें इससे पहले कि हम नेचर को गलत ठहराना शुरू करें, क्योंकि नंबर्स अगर हैं जो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसीज हमसे बात कर रही हैं, वो मैसेजेस दे रही हैं। हम किसी को कल्प्रिट, हम दोषी क्यों मानते हैं? क्योंकि हम वो चीज कर नहीं पाते तो हम
सामने वाले के ऊपर ब्लेम करना शुरू जी कर देते हैं। जी जी सभी नंबर्स अच्छे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज को किस तरीके से यूज किया जाए। हाँ, जो नंबर्स मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज एक न्यूमरोलॉजिस्ट को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम जब कभी भी 4 नंबर की फ्रीक्वेंसीज या 8 नंबर की फ्रीक्वेंसीज पिक करें, तो हमें एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड्स को अगर हम चेक कर लें कि क्या राहु हमारा फोकस लेकर के आ रहा है या फोकस से हटा रहा है, तो हम 4 की फ्रीक्वेंसीज को यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। ठीक वैसे ही 8 की फ्रीक्वेंसीज की शनि क्या हमें मेहनत करा करके आउटकम दे देगा, या हम सिर्फ मेहनत ही करते चले जाएंगे और आउटकम नहीं मिलेगा। तो अगर आपने अपने आचरण के अंदर वो डाल लिया, तो फिर आपको 4 और 8 से भी डरने की जरूरत नहीं। ठीक है। और अगर आपने नहीं डाला तो यस ऑफ कोर्स कोई भी नंबर आपको दिक्कत देगा, स्पेसिफिकली 4 और 8 तो देंगे। ठीक है। अच्छा, न्यूमरोलॉजी में सिर्फ नाम मतलब डेट ऑफ बर्थ ही एक चीज है या फिर नाम का भी वाइब्रेशन का इम्पैक्ट है? उच्चारण का बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो रहता है। ठीक है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी की साइंस ना अल्फाबेट्स की साइंस है कि अगर किसी एक महिला का नाम सीमा है, ठीक है, तो उसके नाम के अंदर SEEMA एक जनरल प्रोनाउंसिएशन, या जब हम स्पेलिंग लिखते हैं तो ये जी। आता है। बट कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा अगर मैं SEEMAA कर दूं। अच्छा। तो नाम की प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगी, उच्चारण क्या रह गया, वो सीमा ही रहा। और इसीलिए नाम को ध्यान में रखते हुए जब भी हम किसी के नाम को देखते हैं न्यूमरोलॉजी में, सबसे पहले उनके नाम के अर्थ को देखा जाता है। ठीक बात कि है। अर्थ क्या है नाम का। जैसे हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें, जी। 2 शब्दों का मिलन है, नर और इंद्र। इंद्र। नर और और राज इंद्र। करने वाला जी। इंद्र। तो उनके नाम के अंदर वो वाइब्रेशंस किसकी जुड़ी हैं, सूर्य की जुड़ी हैं। वर्टिकल कहीं पे भी जाए, उसकी कैलकुलेशंस कहीं पे भी जाए, पर वो किसको बता रहा है, राज करने को बता रहा है। इसलिए वो शनि की एनर्जीज 8 नंबर लेकर के भी क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। ठीक बात है। तो नर और इंद्र जब जुड़ गया तो राज साथ में जुड़ रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक विराट कोहली बन गया। आप बात समझ रहे हैं? सही है। तो नाम एक फ्रीक्वेंसीज प्ले करता है, बट उसके इंपॉर्टेंट बाकी और बहुत सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे? और अगर आप अपनी लाइफ को अगर फिल्टर करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की, या महेंद्र सिंह धोनी की अगर हम बात करते हैं, इन सब लोगों ने लाइफ में अचीव कैसे किया है, फोकस्ड रह करके और बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ चीजों को अचीव किया। ठीक है। जो हर एक पर्सन अचीव कर सकता है जिसने राहु को मास्टर कर लिया, यानी कि फोकस को मास्टर कर लिया। और न्यूमरोलॉजिकल वैल्यूज में अगर आप विराट कोहली और धोनी जी का देखेंगे ना, तो इनका टोटल जब पूरा करेंगे ना डेट ऑफ बर्थ का, दोनों का 33 पे आ जाएगा। अच्छा। तो 33 का अंक जो कि 6 को लेकर के आ रहा है। 6 वाले जो होते हैं बहुत अच्छे फिनिशर्स होते हैं। इनको किसी भी काम को करने के लिए ना बहुत ग्रेस जो है इनको इनके अंदर दिखती है, और किसी भी काम को ये परफेक्ट वे में करना चाहते हैं। तो फ्रीक्वेंसीज प्ले करती हैं। हम इसको नंबर कोड्स में जब क्योंकि अब मैंने बताया पोस्ट कोविड ऐसी सिचुएशन बनी कि ऑनलाइन बहुत सारे सेशंस जो हैं, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, हर वर्टिकल के ले रहा हूँ, तो उसमें हमने इन फ्रीक्वेंसीज को पर्सन को कैरी करवाया कि जहां पर अलग अलग कोड्स जो हैं, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो एक पर्टिकुलर कोड को आप अपने पास लिख करके अपने पॉकेट में, वॉलेट में, लॉकर में रख दें, तो उसकी फ्रीक्वेंसीज का आपकी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट जो है वो आना शुरू हो जाता है। अच्छा, इस बारे में कुछ बताएंगे अगर हम लोग नंबर वाइज इसको देखना चाहें? पूरा नंबर वाइज एक्सप्लेन करना तो हर एक के लिए नहीं, मुश्किल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि सामने वाले की टारगेट्स क्या हैं, वो क्या अचीव करना चाहता है। बट जनरल सभी व्यूअर्स के लिए अगर मैं कहूँ, जैसे मैंने बताया 33 अंक बहुत ज्यादा खूबसूरत अंक है। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल अंक है, और इसको अगर हम यूज कर लें तो वेल्थ क्रिएशन में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, साथी मेंबर जिनको सबको साथी बोला जाता है जी, तो उनको भी सबको सजेस्ट करता हूँ कि एक कागज के, सफेद कागज के स्क्योर पीस के ऊपर अगर हम हल्दी से 33 नंबर लिख करके अपने पास रखना शुरू कर दें जी, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे आपकी वेल्थ जो है ना वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगेन क्या होगा, वो 33 की वाइब्रेशन आपके शुक्र के माइंडसेट को ठीक करेगी। ये बात को नवनीत जी समझना जरूरी है कि हम कोई भी रेमेडी करते हैं ना, उससे हमारा माइंडसेट करेक्ट होता है। हमारे माइंडसेट करेक्ट होने से हमारी लाइफ के डिसीजंस करेक्ट होते हैं, और जब डिसीजंस करेक्ट होंगे ऑटोमेटिकली आप जो अचीव करना चाहते हैं कर पाएंगे। तो 33 अंक की फ्रीक्वेंसीज 3 किसकी है, बृहस्पति की, जुपिटर की। ठीक है, और जुपिटर मिलकर के किसको जन्म दे रहे हैं, शुक्र की एनर्जीज को। तो यानी कि आपका विजन से आप अब पैसा क्रिएट करना शुरू कर दोगे। ये 33 अंक की खूबसूरती है। वाह, यस, ऐसे रहता है। ग्रेट। अच्छा, अगर हम नंबर्स के हिसाब से
इष्ट देवताओं की अगर बात करें तो किस नंबर की कौन से देवता हो सकते हैं, या किस नंबर के इंसान को किस देवता की पूजा करने से और बेहतर फल मिल सकते हैं? देखिए, हर एक इष्ट देवता की जब हम बात करते हैं तो पहले तो ये लगाव की बात है कि हाँ, सबसे किसका पहली चीज जुड़ाव जो है वो किसके साथ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक है मेरे ख्याल से ह्यूमन नेचर के साथ भी, कि मुझे शायद गणेश जी पसंद है या शिव जी पसंद क्यों है। पसंद है? क्योंकि वो पर्टिकुलर एक मैसेज आपको कन्वे कर रहे हैं। ठीक है। कभी नवनीत जी अगर अवसर हुआ, मौका मिला, तो हम हिंदू दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे ठीक है। कि हर एक देवी देवता हमसे क्या कह रहे हैं। हमने हाँ। हमने सिर्फ भगवानों को ना अपने अंदर से निकाल के ना मंदिरों में रख दिया सिर्फ। ठीक अपने बात। अंदर उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। जी। तो आपको क्यों गणेश जी की ओर लगाव हो गया? क्योंकि आपको बुद्ध के एनर्जीज की, गणेश जी का मैसेज क्या है वो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। गणेश जी को क्यों पूजनीय होने का वरदान है? क्योंकि सर का हिस्सा प्रोमिनेंट है और धड़ का हिस्सा प्रोमिनेंट है। इससे पहले तो पूजनीय होने का वरदान नहीं था। जी। क्या हो गया? क्यों सर का हिस्सा प्रोमिनेंट है? बिकॉज गणेश जी अगेन राहु के उन एस्पेक्ट्स को बता रहे हैं, कान बड़े, सुनो, लिसनिंग पावर को बढ़ाओ, बड़े मोटे मोटे नयन किसको बता रहे हैं कि आपका लक्ष्य बिल्कुल साधा हुआ हो, चीजें फोकस हो। तो गणेश जी अगर आप अपने स्ट्रक्चर में, ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तो आपका स्कल का हिस्सा और जो आपकी टेल बोन है वो ठीक वैसे दिखेगी जैसे गणेश जी का स्वरूप होता है। हाँ। तो आपका ध्यान यानी कि आप सेंसेस से जो सोच रहे हैं और आपकी धारणा जब अलाइन हो जाती हैं तो आप सर्वप्रथम पूजनीय हो जाते हो। दैट इज कॉल्ड एक्चुअली गणेश जी की पूजा करना। तो आप इंक्लाइंड हो जाते हो उस एनर्जीज की ओर जहां पर आपकी लाइफ के पैटर्न्स जो है वो चल रहे हैं। तो आप गणेश जी की ओर इसलिए इंक्लाइंड हो क्योंकि आप पब्लिक स्पीकर भी हो, आप पॉडकास्ट भी करते हैं, आप एक आरजे भी हैं। तो आपकी एनर्जीज कौन सी हैं? लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना। और गणेश जी का स्वरूप जो है वो मरकरी की, बुद्ध की एनर्जीज को बताता है। एंड बुद्ध इज टू कम्युनिकेट, अपनी बात को खूबसूरती से किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके, ये एनर्जीज हैं गणेश जी की। और हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसीज भी हैं जी। बट अगेन इसको अगर नवनीत जी हम समझने की कोशिश करेंगे, अगर आपका नंबर 6 है तो आपको माँ लक्ष्मी का उपासना करनी चाहिए। अब माँ लक्ष्मी की उपासना क्यों हो गई? लक्ष्य पर मेहनत करना इज माँ लक्ष्मी। लक्ष्य मी, हमने उसके अर्थ को समझा नहीं। हाँ। लक्ष्य पर मेहनत करने से लक्ष्मी मिलेंगी जी। तो दिस इज समथिंग मैसेज फॉर यू। एंड आपका एक और नंबर बनता है जिसको हम नंबर 4 कह रहे हैं जी। 4 कहा गया माँ सरस्वती का नंबर, माँ सरस्वती का नंबर। और इस तरीके से एक नंबर जो है वो भगवान श्री राम जी को के साथ जो है वो जुड़ता है जी। 2 नंबर जो है वो शिव के साथ जुड़ता है, भगवान श्री शिव के साथ। 3 नंबर जो है वो विष्णु जी की एनर्जीज को बताता है। ठीक है। 4 नंबर माँ सरस्वती की एनर्जीज को बताता है। 5 नंबर गणेश जी की और 6 नंबर माँ लक्ष्मी की। 7 नंबर विष्णु जी के जो चौथे अवतार रहे, नरसिंह अवतार, उनको बताता है। या कोई भी ऐसा साधु संत फकीर जो अपनी लाइफ के अंदर ना सब कुछ देते आए, जैसे कि हम नीम करोली बाबा जी की बात कर रहे, देवराहा बाबा जी की बात कर रहे हैं। हाँ। 7 नंबर की एनर्जीज वो हैं। 8 नंबर की स्वयं शनिदेव की एनर्जीज हैं और 9 नंबर की बजरंगबली की। हाँ। और नवनीत जी अगर ये आपने समझ लिए 1 से 9 तक, बस अब इनको समझना है कि ये देवी देवता हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। अगर आपका 2 नंबर है तो आपको भगवान शिव की तरह संयम धारण करना सीखना होगा। अगर आपका 9 नंबर है तो हनुमान जी की तरह सब कुछ होने के बाद भी ना अपने ग्राउंड्स को छोड़ना नहीं है। सो दीज आर द मैसेज जो हम देवी देवताओं के साथ जुड़ करके उनसे ले सकते हैं। ऑफ कोर्स पूजा आराधना उपासना एक हिस्सा है, पर उनके आचरण को अपने अंदर उतार लेना, दैट इज द राइट वे। अब अगर ये देखा जाए कि देवी देवताओं की बात करें नंबर के अकॉर्डिंग, क्या नंबर के अकॉर्डिंग कलर भी बहुत वर्क करता है? किस नंबर के साथ कौन सा कलर जाता है? यस, हर एक नंबर का एक अपना एक पर्टिकुलर कलर है। ठीक है। जैसे कि हम 1 नंबर सूर्य नारायण की बात करते हैं तो ऑरेंज की फ्रीक्वेंसी जो लालिमा आपको सूर्योदय समय दिखती है, वैसा सा कलर। ठीक है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, इसलिए स्काई कलर और व्हाइट कलर जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। बुध की एनर्जीज जो होती हैं वो ग्रीनरी को दर्शाती हैं, यानी कि ग्रीन कलर। मंगल तेज है, इसलिए लाल रंग जो है उसके साथ जोड़ा जाता है। बृहस्पति वृद्धि का कारक है, इसलिए उसको भूमि के साथ यानी कि गोल्डन कलर जो है उसके साथ जोड़ा जाता है। शनिदेव की ऊर्जा गहरी ऊर्जा है, बहुत गहराई की ऊर्जा है, तो इसलिए उसको नीले रंग के साथ जोड़ा जाता है, गहरा नीला या काला रंग। अच्छा।
और राहु जो है वो एल्यूजन है, तो एल्यूजन्स जैसे धुएं में क्रिएट होते हैं ना, हमें स्मोक में कुछ दिखता नहीं, तो स्मोकी कलर सारा का सारा राहु का है, इसलिए स्मोकिंग को राहु के साथ भी जोड़ा जाता है जी। और केतु का कलर जो है वो ब्राउन माना जाता है। तो हर एक प्लैनेट के अपने अपने रंग हैं। इन रंगों को भी बहुत खूबसूरती से हम वास्तु के अंदर भी इस्तेमाल में लाते हैं, किसी एक प्लैनेट के इफेक्ट्स को बाईपास करने के लिए, जो हम कर सकते हैं जितना एक एक्सटेंट तक किया जा सकता है। और जर्नल लाइफ में भी अगर आपके एक पर्टिकुलर नंबर की फ्रीक्वेंसी है और आपने वैसे ही वस्त्र धारण किए हैं, वैसे ही मोबाइल फोन का कलर आप यूज कर रहे हैं, या वैसे ही आपके लोगो के अंदर वो रंग दिख रहा है, आपके ब्रांड के अंदर वो अल्फाबेटिकल वैल्यूज दिख रही हैं और कलर्स दिख रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये बहुत कमाल के कॉन्वर्सेशन जा रहे हैं, इसलिए मैं कुछ बीच में नोट्स भी बना रहा था। इस बीच में आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रेमेडीज को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, अपनी लाइफ को और आसान करना चाहते हैं, चाहे वो एस्ट्रो से जुड़े हों या फिर न्यूमरोलॉजी से। अगर आप इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो एक और नया पॉडकास्ट हम लेकर आएंगे, अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी इच्छाएं जता देंगे। एक चीज आपने शनि का नाम लिया सर, यहाँ पे मैं वही लिख रहा था। शनि को लेकर ही कहा जाता है कि शनि काले कलर को रिप्रेजेंट करते हैं और इसीलिए आपको लाइफ में काले कलर से बचना चाहिए। कितना सही है? पर मैंने तो ब्लैक ही डाला हुआ है। ये इसीलिए मेरे दिमाग में है। आप मेरे पिछले 2 पॉडकास्ट देखेंगे पूरे ब्लैक ड्रेस में हैं। ठीक है। काले रंग को उन लोगों को बचना चाहिए जो मेहनत करने से डरते हैं। जैसे मैंने बताया कि प्रतीक है, हर एक चीज एक प्रतीक है। मेरी एनर्जीज शनि की हैं, जो शनि की एनर्जीज मुझे देती हैं। ठीक है। हर एक व्यक्ति की एक स्ट्रेंथ होती है, मेरी स्ट्रेंथ मेरा कर्म है। तो मुझे शनि से डरने की जरूरत नहीं है, मुझे काले रंग से डरने की जरूरत नहीं है। जहां तक रही हम कलर्स की फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं, तो एक साइंस अलग से काम करती है जो कि व्हाइट कलर रिप्रेजेंट करता है, जो एनर्जीज को रिफ्लेक्ट बैक करता है, और काला रंग चीजों को एब्जॉर्ब करता है। तो ये रंगों की साइंस अलग तरीके से भी रोल प्ले करती है, बट हर एक के लिए अलग अलग उसके पैरामीटर्स हैं। देवानंद जी के अगर बैक में जाएंगे तो वो ब्लैक ड्रेसेस ही ज्यादा डालते थे जी। आज भी कई सारे ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो ब्लैक में ही ज्यादा जो है आपको दिखेंगे। सो हर एक के लिए प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा नहीं है। बट यस, अगर किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा डिलेज हो रहे हैं किसी काम को लेकर के, बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ रही हैं, उस वक्त के लिए आप अवॉइड करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं जी। इसका ये मतलब नहीं है कि कलर प्रॉब्लमेटिक। मैंने फिर से कहा कि हम अपनी कमियों को कभी प्लैनेट्स के ऊपर उतारते हैं, कभी नंबर्स के ऊपर, कभी कलर्स के ऊपर उतारते हैं, ऐसा कभी कभी मोबाइल नंबर्स पर भी उतार देते हैं। मोबाइल नंबर बहुत खूबसूरती से रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर आज एक ऐसा जरिया बन गया है कि आज सारा बिजनेस उठ करके कहाँ आ गया, मोबाइल के ऊपर। ठीक है। पहला समय अलग था जिस वक्त एक दुकानदार एक दुकान खोल करके प्रतीक्षा करता था कि लोग उसके पास आए, पर आज सारा काम जो है वो मोबाइल के ऊपर जो है वो चला गया। ठीक बात। तो एक जॉब वाले को सेल्स करनी है तो मोबाइल का यूज करना पड़ रहा है, एक बिजनेसमैन को ऑर्डर देने हैं या कुछ भी काम करना है, सारा मोबाइल के ऊपर उसका जो है वो दारोमदार आ गया जी। तो इस तरीके से मोबाइल की फ्रीक्वेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर्स के रूप में हम देखते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे जो जस्ट डायल की सर्विसेज हैं जब शुरू हुई थी तो उनका नंबर था 888888 करके था नंबर। तो एक समय उनको बंद करना पड़ गया, अब वो 99999 करके है। तो वहां 8 की फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा होने के कारण से कहीं ना कहीं दिक्कत देगी। इसका मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, आउटकम कोई नहीं है। सो हम अगर इन चीजों को बैलेंस करना एक नंबर्स के अंदर, मोबाइल नंबर के अंदर सीख जाते हैं तो बेस्ट आउटकम हम ले सकते हैं अपने मोबाइल में। और वो कैसे ले सकते हैं, अगर सेल्स करोगे सेल्स अच्छी हो जाएंगी, आप बिजनेस करने जा रहे हो, आपकी हर कम्युनिकेशन इन शॉर्ट जो है वो सक्सेसफुल होनी शुरू हो जाएगी। कौन से नंबर मोबाइल नंबर में अवॉइड होने चाहिए? देखिए ऐसा है कि हमें सामने वाले की टारगेट्स को पहले हमें फोकस करना होता है। ठीक बात है। जनरल पैरामीटर्स में अवॉइड किया जाता है कि 8 की फ्रीक्वेंसीज और 4 की फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है। पर अगर एक व्यक्ति को बात करनी ढंग से आती नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि कब किस बात को किस तरीके से करना है, तो मैं 4 की फ्रीक्वेंसीज जरूर ऐड करूंगा। अच्छा, एक्सटेंड नहीं ले जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि 4 बहुत बार रिपीट होगा, एक बार जरूर ऐड कर दूंगा। तो मुझे कौन से प्लैनेट की फ्रीक्वेंसीज एज पर द टारगेट, मुझे सामने वाले में आउटकम क्या देखना है, उसके अकॉर्डिंगली नंबर को डिजाइन किया जाता है। और फिर इसका सिंक जो है वो एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के साथ भी देखा जाता है। अच्छा, कि क्या इसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, ऐसा रहता है। कितनी सारी चीजें हैं। अच्छा, नाम बदलना क्या सबसे बेसिक तरीका है? नहीं नवनीत जी, मेरा ऐसा मानना है कि नाम हमारा अस्तित्व है, हमारी पहचान है। ठीक है। तो हमारे पास जब कोई क्लाइंट आता है ना, वो 2 कंडीशंस में आता है, या तो एक न्यूबॉर्न बेबी है
जिसका नाम रखना है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो लाइफ में 30s 40s की एज में जाकर के बहुत स्ट्रगल कर रहा है और उसको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी न्यूमरोलॉजी करवानी चाहिए। वो 30 साल 40, जब नए बच्चे की हम बात कर रहे हैं तो उसका तो नया नाम एक अच्छा सा चुन करके रखा जा सकता है जी। बट अगर 30 साल 40 साल की उम्र में कोई एक व्यक्ति आ रहा है जो 30 साल से एक नाम की फ्रीक्वेंसीज को लेकर के चल रहा है, ठीक है, तो हमें जर्नली सीधा ही स्विच नहीं कर देना चाहिए कि नाम के ऊपर हम चले जाएं। पहले बहुत सारे अदर मीडियम्स हैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। हाँ, अगर नाम का अर्थ ही गलत है ना, तो मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कि तब नाम के अंदर परिवर्तन आ जाए। जैसे कि मैंने एक उदाहरण आपसे दिया कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम अंकुश है, तो अंकुश का अर्थ क्या हो गया? इट्स अ स्टॉप, इट्स अ फुल स्टॉप। और वो व्यक्ति आकर के वही कंप्लेंट कर रहा है कि आई वांट टू ग्रो बट मैं ग्रो नहीं कर पा रहा। तो नाम के अंदर अंकुश की वाइब्रेशन अब क्या कर रही है? उसको रोक रही है। अब मैं अंकुश के अंदर जितना मर्जी ए लगा लूं, जितने मर्जी एन लगा दूं, वो अंकुश ही रहेगा। तो मुझे ये देखना है कि नाम का जो अर्थ है क्या कहीं वो बैरियर तो नहीं बन रहा। अगर वो बैरियर बन रहा है तो यस, पहली चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि नाम को चेंज द नेम। बट अगर नाम की वाइब्रेशन ठीक है तो पहले मैं अदर रेमेडीज पे जाऊंगा बिफोर मैं नाम को छोड़ूं। ये होगा नाम का चेंज करना, बट क्या स्पेलिंग चेंज करना विल वर्क? यस, मैंने कहा कि अल्फाबेटिकल फ्रीक्वेंसीज बदल सकती हैं, बट अगर अर्थ सही नहीं हुआ ना तो आप जितने मर्जी अल्फाबेटिकल वैल्यूज ऐड कर लीजिए, उसका कोई आउटकम नहीं मिलता। ठीक है, किस नंबर के साथ थोड़ी सी भी गिनने में जब दिक्कत होती है तो कोई रेमेडी होती है इनके लिए? यस, ऑफ कोर्स होती है, व्हाई नॉट। तो थोड़ा सा ये इस नंबर वाइज मैं शॉर्ट में बता देता हूं व्यूअर्स के लिए, क्योंकि जिन जिन नंबर्स को लेके ज्यादा प्रॉब्लम है। यस, ये होता है। तो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम लगती है 1 और 8 के बीच में, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये एक ही व्यक्ति का अगर कोर नंबर और डेस्टिनी नंबर यानी कि मूलांक और भाग्यांक एक हार्ट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम्स कई बार फेस करनी पड़ती हैं लोगों को, अगेन माइंडसेट वैसा होने के कारण से। और यही अगर एक हस्बैंड वाइफ का 1 और 8 हो जाता है तो डिफरेंट सिचुएशन बनती है। पर अगर किसी का 1 और 8 है, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं इन लोगों को हमेशा अपने हाथ में अगर ये ग्रीन कलर का बैंड जो है अगर वो धारण कर लेते हैं तो वो फ्रीक्वेंसीज को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। 1 और 8 नंबर को हमेशा ग्रीन कलर का बैंड, और अगर और बेस्ट रिजल्ट देने जाते हैं ग्रीन और येलो कलर का बैंड, दोनों एक बैंड जो बनते हैं वो बना करके अगर आप अपनी राइट कलाई पे डाल लेते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसीज जो होती है ना इन दोनों के बीच में, माइंडसेट के बीच में एक ब्रिज जो है वो बना देती है। ठीक बात। ठीक वैसे ही 3 और 6 नंबर को प्योरली ग्रीन बैंड, किसी का 3 और 6 है, प्योरली ग्रीन बैंड जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है। जिनकी 2 और 4 की फ्रीक्वेंसीज रहती हैं कि 2 चंद्रमा है जो शीतल है और 4 राहु है जो बहुत ज्यादा चतुर है, इन दोनों की एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए ऑरेंज और येलो कलर का बैंड अगर वो हाथ में धारण कर लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, वो बाकी चीजें डिसाइड की जाती हैं एक व्यक्ति के सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि जब मैं न्यूमरोलॉजी करता हूं तो मैं सिर्फ नंबर्स को नहीं देखता, उसके साथ साथ हर एक प्लैनेट आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में प्रेजेंट है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में तो एक जनरल बिलीफ है कि ये नंबर मेरा मिस हो गया तो प्लैनेट नहीं है, बट फैक्ट ये है कि हर एक प्लैनेट आपकी लाइफ में एक रोल प्ले कर रहा है। आप कौन से एसेंडेंट के हैं, आपका कौन सा सन साइन है, ये बहुत सारी चीजें जो है काउंट करती हैं। एक वर्ड होता है कुआ नंबर, मैंने सुना है। जी हाँ, ये क्या रोल प्ले करता है और क्या जरूरी है इसकी? ये हाँ, मैं पर्सनली कुआ नंबर में बिलीव नहीं करता। अच्छा। उसका रीजन ये है कि हर एक व्यक्ति की अपनी स्ट्रेंथ है और हर एक व्यक्ति की अपनी वीकनेसेस हैं। ठीक बात है। हमको बस पिक करते आना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। जो मेरी स्ट्रेंथ है वही मेरे लिए लकी नंबर है। जिसको आप कुआ नंबर निकाल करके कह रहे हैं कि ये आपके लिए लकी नंबर है, बट लकी नंबर मेरी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर मेरी स्ट्रेंथ मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो 5 नंबर मेरे लिए मेरा लकी नंबर है। ठीक है। अगर मेरी स्ट्रेंथ मेरे कर्मास हैं कि मैं कर्म करने से कहीं चूकता नहीं हूं तो मंगल और शनि मेरे लिए लकी नंबर बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो देंगे। ठीक है। सो ना ही डेज गलत हैं, जिसको हम कहते हैं कि शुक्र शनिवार का दिन है ये काम मत कीजिए, मंगलवार। हम दिनों के अंदर गलतियां निकाल रहे हैं, अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे। प्रॉब्लम यही है। ऐसा रहता है। कमाल है। लास्ट क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पर खत्म करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर स्विच वर्ड्स बड़े पॉपुलर हो रखे हैं। स्विच वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और क्या हमारे हिंदू पद्धति के हिसाब से या संस्कृत के हिसाब से कुछ स्विच वर्ड्स हमारे भी होते हैं? नवनीत जी देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी सभ्यताओं को, अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं।
जी। और वही चीज जब कोई बाहर वाला आकर के कहता है तो हम उस पर बहुत ज्यादा बिलीव कर लेते हाँ। हैं। हर एक चीज जो है ना हमारे हिंदू दर्शन के अंदर बहुत खूबसूरती से बताई गई। ठीक है। हमारे हिंदू दर्शन के अंदर जो मंत्र उच्चारण है उनसे बढ़िया स्विच वर्ड्स कोई है ही नहीं। ठीक है। तो जैसे कि रजनीश ओशो हमेशा ये कहते थे कि मन के अंदर जो नियंत्रण रूप से दोहराया जाए ना वही मंत्र बन जाता है। ठीक है। और हम जिस चीज को लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसी चीजों को हमको क्या करना है, बोलना है, उसको प्रारंभ करना है। हमें कोई एक पर्टिकुलर वर्ड की जरूरत नहीं है। स्विच वर्ड से बेटर ये है कि आप अपने कंठ से यानी कि अपने मुख से क्या चीज निकालें जो बार बार आपके मुख से निकलती जाए और वो मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं बात करता हूं, आपने महामृत्युंजय मंत्र के बारे में सुना जी, है। जी। तो अब स्विच वर्ड में हीलिंग के लिए कोई भी स्विच वर्ड हो जो बोला जाता है कि इसको करने से रोग दूर हो जाएंगे। मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप महामृत्युंजय मंत्र अगर वो चैंट करते हो या हनुमान चालीसा की चौपाई नासे रोग हरे सपेरा जपत निरंतर, इससे बढ़िया स्विच वर्ड कुछ भी नहीं। तो हम अपनी सभ्यताओं को पकड़ के, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो हम अपनी ही सभ्यताओं को लेकर के अगर चलें, अपने ही लाइफ के अंदर चेंजेस चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है आप हिम्मत हार जाते हैं, रोग पीछा नहीं छोड़ रहे, गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र जो है उसके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी नहीं है, आप जो ग्रो करना चाहते हो ग्रो नहीं कर पा रहे हो, लाइफ के अंदर स्ट्रगल्स आ रही हैं, तो आपके लिए गायत्री मंत्र सबसे उत्तम रहेगा। और माँ लक्ष्मी का आगमन अगर चाहते हो तो श्रीम एक शब्द है जो माँ लक्ष्मी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, आप उनका उच्चारण अगर करते चले जाते हो ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो ठीक होती चली जाती हैं। तो स्विच वर्ड का अर्थ मैं अगर दर्शाना चाहूं, जो कि जैसा आपने कहा कि अगर ऑडियंस वापस चाहेगी तो हम एक एक प्रॉब्लम को पकड़ करके उसके स्विच वर्ड हमारी सभ्यता के अकॉर्डिंगली क्या है, जो भी लोग सुनना चाहेंगे, जो उनको परेशानी आ रही है, हम स्पेसिफिकली हर एक प्रॉब्लम से जुड़े हुए प्लैनेट्स की रेमेडीज, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न अभी आपके छूट भी गए जिसमें आप ये कह रहे हो कि जैसे काल सर्प दोष है, लोग उससे डरे हुए हैं, मंगल दोष क्या है, हाँ योग क्यों काम नहीं कर रहे, या कौन सी ऐसी लाइफ के अंदर प्लैनेट्स जो है प्रॉब्लम कर रहे हैं या नंबर्स प्रॉब्लम कर रहे हैं, स्पेसिफिक हम उस पे बात करेंगे। बट जर्नल एक छोटी सी बात है कि अपनी सभ्यता को पकड़ के रखिए, अपने रूट्स के साथ जुड़े रहिए। हर एक वर्ड आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होता है और सिर्फ आपको क्या देखना है कि आपके अंदर वो बार बार दोहराता चला जाए, वो मंत्र आपके अंदर उतर जाए। क्या बात है। आज की इस पॉडकास्ट में जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे लगी सारथी जी, वो ये थी कि आपने सोसाइटी में जो इतने सारे मिथ थे, नेगेटिविटी थी, उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। जो मार्केट में आज की तारीख में कहा जा रहा है कि इससे ये बचें, उससे वो बचें, तो बचने से अच्छा है या किसी और पर प्रत्यारोप करने से बेहतर है पहले हम अपने आप को जांचें और उसके बाद किसी और पर उंगली उठाएं। तो थैंक यू वेरी मच इस पॉडकास्ट में आने के लिए। आपके साथ बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।